मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला जो बहुत ही सुंदर, सुशील और टिकाऊ है। वो थे इंडेक्स फंड्स। और मैंने उनके बारे में सुना, मैंने कहा यार यही तो मैं चाहता था कि मैं मार्केट ही खरीद लूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है, 17% XIRR ऑन सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडेक्स फंड के जो रिटर्न है ना, वो हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको मैं इसके पीछे का स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपने CA क्यों किया था। आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल। तो मैं अपने फादर की शॉप पे जाके जो है वो बैठ जाता था। वहाँ पे पड़ोस में एक CA का ऑफिस था। ये सुन के बहुत हेट भी मिल सकती है, बट वो CA वाले जो अंकल थे उन्होंने मुझे बोला 12वीं तो कम से कम कर ले, दहेज अच्छा मिलेगा। ओह माय गॉड। 2018-19 तक हम ऑनलाइन की पीक पे पहुंच चुके थे। एक सिंगल डे में हमारी सेल अराउंड 55 लाख 60 लाख इन अ डे। 60 लाख रुपीज। विद गॉड्स ग्रेस मेरी एक्टिव इनकम अच्छी है और अभी भी अच्छी चल रही है। आई विल हैव एटलीस्ट 10 करोड़ इन ईच फंड। मेरा जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है एक फंड के अंदर, उसमें अराउंड 8 CR का मेरा एक्सपोजर है राइट नाउ। अगर मैं अपनी वाइफ का भी उसमें एक्सपोजर जोड़ दूं तो अराउंड हम 8.59 के आसपास पहुंच रहे होंगे। उसमें जो हमारा रिटर्न बन रहा है वो 19% के आसपास का रिटर्न है, XIRR अगेन। एंड आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2018। मैं तो एक हम्बल रिटर्न अगर 12% का भी ले लूँ, 6 years में पोर्टफोलियो डबल होगा। इवन इफ आई स्टॉप इन्वेस्टिंग राइट नाउ, in next 6 years my portfolio value will be 60 crores and in next 6 years it will be 120 crores। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो बहुत वायरल गया था उस टाइम कि आपने टोयोटा हाइलक्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदी थी। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ कार क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एंड ये कौन सा कार्ड था, उसकी लिमिट क्या थी? बहुत वायरल गई रील, इतनी वायरल गई कि हम कभी मार्केट में कहीं जाते थे हाइलेक्स लेके और मैं उसमें से उतरता था, लोग टोकने लग जाते थे ये वही वाली हाइलेक्स है क्या जो क्रेडिट कार्ड से खरीद। हाँ, हाइलेक्स के टाइम पे मेरी लिमिट थी 10 लाख रुपीज़ की। तब भी मैग्नस बर्गंडी में हमने कन्वर्ट करा लिया। तो वो एक नाम जो बड़ा कॉमन आता था, मैग्नस मैग्नस मैग्नस, मैं सोचा क्या है मैग्नस। देन आई रियलाइज कि भाई ये तो जादू है एक्चुअली में। आप ITC ग्रैंड गोवा को बुक कर सकते हो, वहाँ पे अगर 25,000 रुपये आपको देने की जरूरत नहीं, आप इन पॉइंट से पे कर सकते हो उनको। मेरे को अगर 1 रुपये भी खर्च करना ना, 1 रुपया भी, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, आई विल यूज माई क्रेडिट कार्ड। तो अभी आपकी 20 लाख रुपए की लिमिट है, तो अगली गाड़ी कौन सी खरीद रहे हो आप? अभी कोई नहीं खरीदूंगा क्योंकि घर वालों ने अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 2028 से पहले कोई गाड़ी नहीं लेनी है। बट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लूप होल्स। अगर आपके ऊपर एक बार क्रेडिट कार्ड का डेट चढ़ गया, देयर आर हाई चांसेस आप उसे कभी चुकाएंगे नहीं। आपने अभी जैसे बताया ना कि 45% का इंटरेस्ट लगता है, मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, उस पर GST भी लगता है। यानी यू हैव टू पे 45% इंटरेस्ट प्लस 18% GST। सरकार कहती है जब इतना इंटरेस्ट दे रहा है तो थोड़ा हम भी कमा लें भाई इसमें से। AI के ज़माने में हर दूसरे दिन खबर आती है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो लेट्स से समवन डज गेट फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, तो फाइनेंसेस के हिसाब से उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? ड्यूरिंग द जॉब आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रखा है, आप फाइनेंशियली इनडिस्ट्रक्टेबल बन सकते हैं। खासकर जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं ना, और जो अपने मिडिल एज में 40 से 45 साल की एज में, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग फायर्ड। दीज पीपल आर पेरोल कोलेस्ट्रॉल, वो जमे जा रहे हैं वहाँ पे, एंड उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। एंड एक तरीका मैं आपको बताता हूँ टैक्स बचाने का, कम लोगों को समझ आएगा, फुल ट्रोल करेंगे, राइट, लेकिन मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। कांट वेट, बताओ। We'll start from the very beginning. आप कहाँ से हैं एंड आपकी करियर ट्रैजेक्टरी कैसी रही है? बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली। मैं शुरुआत करूँगा 10th क्लास से। तो बड़ा ड्रीम था कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ली। एंड फर्स्ट टर्मिनल में मुझे समझ आ गया कि साइंस मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई गॉट 1 out of 100 इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड वाज ऑलमोस्ट थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। एंड घर में भी घर वाले सपोर्टिव रहे उस टाइम पे, बट 1 out of 100 जब आए तो एक शॉक था मेरे लिए तो कि भाई मैं साइंस में आया ही क्यों। फिर उसके बाद उसी स्कूल में मैंने बीच टर्म में अपने आप को कॉमर्स में शिफ्ट करवाया रिक्वेस्ट करके। मैं इसके पीछे का स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपने CA क्यों किया था। तो जब मेरा 11th क्लास में जब ये हो गया था 1 out of 100, तो आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल। तो मैं अपने फादर की शॉप पे जाके जो है वो बैठ जाता था। वहाँ पे पड़ोस में एक CA का ऑफिस था। एंड ये सुन के बहुत हेट भी मिल सकती है, बट वो CA वाले जो अंकल थे वहाँ पे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मुझे बोला 12वीं तो कम से कम कर ले, दहेज अच्छा मिलेगा। तो मैंने कहा वाओ व्हाट अ मोटिवेशन। आई कांट बिलीव ये कहा था उन्होंने। एग्जैक्टली उन्होंने फन में कहा था कि मोटिवेट करने के लिए, किस तरीके से आई डोंट नो, बट मुझे याद है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ऐसा बोला था। कॉमर्स में शिफ्ट करने के बाद 12th क्लास ठीक ठाक एवरेज मार्क्स से पास करी थी मैंने। जी मैं बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग चाहें तो एडिट में निकाल दीजिएगा। तो CA में फर्स्ट टाइम जो मेरे एग्जाम्स ही नहीं दिए। वाई आज बताते हुए बड़ा अजीब लगता है, बट उस समय लगता था कि यही जीवन है। ब्रेकअप हो गया था मेरा।
तो Oh, ब्रेकअप के no. बाद मैंने जो है वो अपने फर्स्ट टाइम एग्जाम्स जो है वो स्किप कर दिए थे। नवंबर 2010 में मैंने अपने लास्ट एग्जाम्स दिए सीए के। आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनवरी 2011। ये पहले से क्लियर था कि मैं टीचिंग में जाऊंगा। मैं उससे पहले भी पढ़ा रहा था, पहले क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। एंड फिर मैंने टीचिंग शुरू करी, सीए स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया, एसीसीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सीएस, सीएमए एंड देन पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स। तो फिर उसके बाद मैं अपना टीचिंग में पूरी तरह से जो है वो एनग्रॉस हो गया और अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे लगता है कि और 5-10 साल और पढ़ाऊँगा। बट ये टीचर बनने का आइडिया कब और कैसे आया? तो जिन टीचर से मैं पढ़ता था उनका नाम है अजय जैन सर। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो मुझे टैक्स पढ़ाया करते थे। अच्छा। तो हमारी क्लास ना ऑडिटोरियम में हुआ करती थी। तो हम ऑडिटोरियम में क्या देखते थे, अच्छा 700 बच्चे हैं, 6000 फीस है, मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है वो उनका फिर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस कितने चल रहे हैं साल में और दूसरे लेवल पे कितने पैसे चल रहे हैं। तो हम इनकम निकाल के बस ये देखते रहते थे कि अच्छा इतनी इनकम है। तो एक बात समझ आती थी कि ओके एक अच्छी इनकम तो है। मैं बोलूँगा कि एक तरीके से धोखा भी है। क्यों? हर टीचर की नहीं है, बहुत कम टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कमा पाते हैं, जो स्टार टीचर्स बन जाते हैं वो बहुत अच्छा कमा पाते हैं। और दूसरी बात मुझे लगती थी कि मुझे शुरू से ही ना बोलने में बहुत मज़ा आता था, बात करने में लोगों से, खासकर जब मैं किसी को एड्रेस कर रहा हूँ मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। तो मुझे लगा दोनों चीज़ें अब कंबाइन हो रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से अपनी बात जो है वो स्टूडेंट्स तक कन्वे कर सकता हूँ, एक डिफ़िकल्ट चीज़ को थोड़ा आसान बना सकता हूँ और याद भी करवा सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। तो वो सारे स्किल्स मुझे नज़र आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अपने टीचर्स की इंस्पिरेशन थी। डेफिनेटली मनी वाज अ मोटिवेटर ऑल्सो। आई लव आप कितने ऑनेस्ट हो यहाँ पे ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। तो सीए के बाद आपने कब और कितनी सैलरी से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया? जनवरी 2011 मैंने क्वालिफाई किया था एंड उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारी सीए कोर्स की, जिसमें कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, वो सब मैंने कंप्लीट करी। एंड मेरे पास अभी भी वो ऑफ़र लेटर रखा है जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था। तो मेरी फर्स्ट जो सैलरी आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 48,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास मुझे ऑफर दिया गया था। 48,000 रुपीज़ पर मंथ। तो बोल सकते हैं मोटा मोटा 6 लाख रुपए साल का पैकेज था वो। उस जॉब पे मैं 7 दिन गया बस। और मैंने बहुत गलत किया था, मैं बहुत ऑनेस्टली बात बता देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वहाँ पे हो क्या रहा था, अगेन अंदर तो एक टीचर बसा हुआ है, वो जॉब इतनी बोरिंग थी, एटलीस्ट मेरे लिए इतनी बोरिंग थी। मैं रोज़ जाके डेस्क पे बैठ जाता था, 3 कॉफ़ी बना के पीता था कॉफ़ी मशीन से, 4 फाइलें देख लेता था, उनका थोड़ा बहुत सिस्टम चला के देख लिया, 2 अप्रूवल्स कर दिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने कैलिबर को बहुत अंडर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो मैंने 7-8 दिन जॉब करी, मैंने वो छोड़ दी। किस तरीके से छोड़ी मैं नहीं बताना चाहता। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि मेरे को ना एक इंजरी हो गई, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, आई कैन नॉट कम। गॉड, झूठ भी बोला तो कितने लेवल का। बहुत गलत किया था मैंने, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक सीए फर्म ज्वाइन करी, जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं। वहाँ मैंने लगभग 1 महीना काम किया। वहाँ पे भी जाके मुझे ये लगता था कि नहीं यार, मतलब मैं एक क्यूबिकल में बैठ के मुझसे काम नहीं हो सकता है, राइट। और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इससे इंस्पायर ना हो। ये मेरी जर्नी है, आपकी जर्नी कुछ और हो सकती है। हो सकता है आपको ये पसंद हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। आप अपने आप को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो अपने आप को समझें। किसी की यूट्यूब वीडियो देख के, इंस्टाग्राम वीडियो देख के आप प्लीज़ इंस्पायर ना हो। वहाँ भी मैंने 1 महीने 1.25 महीने काम किया एंड देन आई वॉज क्लियर कि अब लाइफ में क्या नहीं करना है। चार्ली मंगर ऑलवेज से इन्वर्ट इन्वर्ट इन्वर्ट। आप ये मत सोचो कि क्या होना चाहिए, आप ये सोचो कि क्या नहीं होना चाहिए। आई स्टार्टेड टीचिंग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते थे, मैंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी कि मुझे एज अ फैकल्टी आना है, वहाँ पे मैं पढ़ाने गया। देन बहुत सारे प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, उनके साथ मैंने जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए, टैक्सेशन पढ़ाया, ऑडिटिंग पढ़ाया, लॉ पढ़ाया। 2013 में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, अगेन आई वॉज बैक टू ज़ीरो। हाउ कम, ऐसा क्या हुआ? कुछ इश्यूज़ थे हमारे ICAI और कुछ पॉलिटिक्स थी, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व थी। मैंने कभी अपना कुछ स्टार्ट नहीं किया था। 1 जुलाई 2013 को मैंने फर्स्ट टाइम एक बैनर लगाया, नीरज अरोड़ा क्लासेस करके, राइट। एंड 4 स्टूडेंट्स आए थे उसके अंदर। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, फर्स्ट क्लास में अपने जहाँ पे मैं लेना चाहता था वहाँ ले ही नहीं पाया क्योंकि वो जगह ही रेडी नहीं थी। फिर मेरे दोस्त के पास एक जगह थी, उसने मुझे सुबह 2 घंटे के लिए एज अ फ्रेंडली जेस्चर जो मुझे अलाउ कर दिया कि तो यहाँ पे क्लास ले। तो 4 बच्चे आए, 2 घंटे की क्लास थी, वहाँ मैंने पढ़ाया। इस तरीके से शुरुआत हुई। 31 जुलाई 2013 के आसपास रिजल्ट आया। तो 2 स्टूडेंट्स का नाम मुझे अच्छी तरह याद है, एक भूवी आहूजा, एक अनमोल गर्ग। ये 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम पहले कहीं पढ़ रहे थे, फेल हो गए हैं, आप पढ़ा दो। मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जिसे बोलते हैं, वो हर क्लास में 2 नए बच्चे लेके आते थे। और वो सारे बच्चे वो थे जो कहीं ना कहीं पढ़ के फेल हो रहे थे। जब मैंने उनको पढ़ाया उसके बाद जो रिजल्ट आया वो अच्छा रिजल्ट आ गया, वो सब पास हो गए। जैसे सीए में 60 मार्क्स आ जाते हैं ना, तो हम लोग बैट ऊपर कर देते हैं कि ओके हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। एंड वहाँ से फिर ना नाम थोड़ा बनना शुरू हो गया।
कई बार ऐसा हुआ कि हमारी जगह कम पड़ने लग गई, बच्चे इतने सारे आने लग गए। वृंदा भी साथ में बैठी हैं। कई बार ऐसा हुआ कि क्लास शुरू होने वाली है और इतने बच्चे आ गए कि हमें चेयर्स लेके आनी पड़ी है। लगातार 2-3 दिन बच्चे क्लासरूम के बाहर तक बैठे हुए होते थे, बीच में शीशा होता था, वहाँ से देख के पढ़ रहे होते थे। माय गॉड। तो इस तरह का क्रेज़ बनता जा रहा था फरीदाबाद में। तो 2016 तक हमने बहुत वहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस लिए। 2016 में वी स्टार्टेड समथिंग न्यू। हमने फास्ट ट्रैक बैचेस लगाने शुरू किए दिल्ली में, ऑडिटोरियम्स बुक करके। वो बहुत हिट हुए। वहाँ तो आप लगाओ जम्मू कश्मीर से, मुंबई से, उड़ीसा से, देश के हर कोने से बच्चा आ रहा है। 3 दिन पढ़ता था, बैच खत्म होता था, चला जाता था। हम पूरे दिन पढ़ाते, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। 2016 एंड और 2017 की शुरुआत में मुझे एक बात समझ आ गई कि ऑनलाइन इज़ दी वे टू गो। और मैंने खुद से ही ऑनलाइन क्लासेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वेबसाइट्स बनानी शुरू करी। जबकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हमने कुछ और सोचा कि कई वेंडर्स ऐसे हो सकते हैं जो ये LMS की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सर्विसेज की। हमने उनसे बातचीत करी, 2-3 वेंडर्स के साथ हमने काम किया। 2018-19 में हमने Edu91 नाम से एक ब्रांड बनाया। उसमें हमारे जो वेंडर थे, देवर नोएडा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी। तो मैंने उनको एज अ वेंडर भी अपने साथ एसोसिएट किया और मैंने एज अ एंजल इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा उसको। फिर उसके बाद आपके बैंगलोर की एक बहुत बहुचर्चित स्टार्टअप ने उनको बाय आउट कर लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छे उस पर कैपिटल गेन्स बने मेरे उसमें। तो 2018-19 तक हम ऑनलाइन की पीक पे पहुँच चुके थे। एक सिंगल डे में हमारी सेल अराउंड 55 लाख 60 लाख के आसपास जो है वो टच कर गई थी। 60 लाख रुपीस इन अ डे। सबके साथ बहुत बुरा हुआ 2020 में कोविड के चलते, बट जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे आई थिंक उनके लिए इट वाज लाइक कि पैसा कहाँ रखें, ये वाली सिचुएशन थी। क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही थी, ऑनलाइन क्लासेस बढ़ रही थी, फेस टू फेस क्लासेस या फिजिकल क्लासेस या इन पर्सन क्लासेस जिन्हें बोलते हैं, वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। वो अच्छा फेज़ रहा 2022, 23, 24, हम 2025 में बैठे हैं। इस बीच हमने और बहुत सारे माइक्रो स्टार्टअप्स बनाए, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे कि एक Edu91 तो था ही हमारा मेन। वी बिल्ड Skill91 जहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज हम कराते हैं। वी बिल्ड Learn91 जहाँ पे ACCA की हम लोग क्लासेस करते हैं। अभी हमने एक नया स्टार्टअप बनाया लर्न के नाम से। ग्रो से थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है वो, LEARNN। तो जैसे ग्रो में W आते हैं, वहाँ पे $N आते हैं। तो उसमें हम पर्सनल फाइनेंस के जो है वो कोर्सेज करते हैं। म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में बहुत हेविली इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी कहाँ शुरू हुई? अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, लोग सोच लेते हैं कि इसको तो इन्वेस्टिंग इसके खून में चलती होगी। ये तो वॉरेन बफे ही है, ये तो चार्ली मंगर ही है, तो राकेश झुंझुनवाला ही है। वैसे झुंझुनवाला साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बट ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है। मतलब आपका प्रोफेशन क्या है और आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं, इसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। यू आर मोर प्रोन टू एनालिसिस पैरालिसिस व्हेन यू आर इनटू द सेम प्रोफेशन। सच बताऊं तो मैं कैसे सोचता था जब मैंने कमाना शुरू किया था, मेरा थॉट ये था कि HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है, वहाँ पे 8% का FD पे इंटरेस्ट मिलता था उस टाइम पे। पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 के आसपास, 11-12 के आसपास की। और मुझे लगता था कि बस एक बार इतनी FD हो जाए कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ का इंटरेस्ट आने लग जाए, वो पैसिव इनकम हो जाएगी। उससे अच्छा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। एंड वो FD मेरे ख्याल से निकलती थी 12 लाख 13 लाख के आसपास की FD। ऐसे मैं सोचता था बस इतनी FD करा दूं मैं। इतनी FD अगर मैंने करा दी, इतनी फिक्स डिपॉजिट अगर मैंने करा दी, नथिंग लाइक इट, 10,000 रुपये महीना घर पे आएगा बैठे बैठाए, और जीवन में क्या चाहिए इससे ज़्यादा अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा हुआ था, स्टॉक मार्केट के बारे में जानता था। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे थे, बट कभी उस तरफ ध्यान नहीं किया क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। 2015-16 तक एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा होने लग गया मेरे पास। मुझे लगने लग गया कि यार नाउ अभी पैसा ना FDs में गलत जा रहा है, कहीं और इसको मुझे ज़रूर सोचना चाहिए। सो आपके बैंक में जब पैसा होता है ना, आपके बैंक वालों को सबसे पहले पता होता है। फिर रिलेशनशिप मैनेजर का कॉल आता है कि आप तो FDs कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स करो आप। ओके। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, बताओ क्या होता है। उन्होंने बोले बस यही 2-3 म्यूचुअल फंड्स उन्होंने बताया, कहते सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है इनका, ये देखो रिटर्न देखो, पास्ट रिटर्न देखो, बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर दो, आपको जो भी 2-3 म्यूचुअल फंड पसंद आते हैं, यू स्टार्ट माई SIP। और कहीं 2,000 की, कहीं 1,500 की, और ऐसे मैंने SIP वहाँ पे शुरू कर दी, जिसमें से एक म्यूचुअल फंड मैंने आज भी रखा हुआ है। वो तभी मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, बात है 2016 की। वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी। कौन सा वाला है ये? ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड के अंदर। एंड वो बैंक मैनेजर नहीं, वो जो रिलेशनशिप मैनेजर थे उन्होंने ही करवाई थी। एंड एक बात जो मुझे गलत लगी, उन्होंने कभी मुझे रेगुलर और डायरेक्ट के बीच का डिफरेंस नहीं समझाया। राइट। तो रेगुलर और मैं उसको रखता हूँ, मुझे पता है कि उस पे से आज भी उनको जो है वो कमीशन जा रहा होगा, बट आई ऑलवेज कीप दैट म्यूचुअल फंड इन माई पोर्टफोलियो कि ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा मैंने कहाँ से शुरुआत किया था, मेरी क्या गलतियाँ थी। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको ये जिनसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। सबसे होती है, मुझसे भी हुई है और सबसे हुई होगी। जो भी इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में आ रहा है, अगर उसने मिस्टेक नहीं करी है तो बिलीव में उसने फिर या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने इन्वेस्टिंग ही नहीं करी है।
अच्छी तरह मुझे याद है, मैं और वृंदा एक वर्कशॉप में गए, मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला जिसका मैंने नाम रख दिया, ये बहुत ही सुंदर, सुशील और टिकाऊ है। वो थे इंडेक्स फंड्स। SST। एक्चुअली में सुंदर, सुशील, टिकाऊ, SST। और मैंने उनके बारे में सुना, मैंने कहा यार यही तो मैं चाहता था कि मैं मार्केट ही खरीद लूँ। मुझे ना हमेशा से लगता था, अंदर से फील आती थी यार मैं एक शेयर क्यों खरीदूँ, मैं पूरी मार्केट ही खरीद लेता हूँ ना, मार्केट तो बढ़ी रही है। तो उस दिन मुझे पता चला कि ओके, इंडेक्स फंड्स ऐसी चीज़ होती हैं जिससे आप ऑलमोस्ट पूरी मार्केट का एक्सपोजर जो है वो एक 500 रुपये से जो है वो ले सकते हो। मैंने उसमें SIP करना शुरू किया। तो इस इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में आपकी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग मैं सच बताऊं तो मैं छोड़ चुका हूं। तो पहले आपका अप्रोच क्या था इंडेक्स फंड के बारे में, अब क्या है? हाँ, पर आप एक बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडेक्स फंड चूज करें और अपनी SIP शुरू करें। अगर आप एक प्रो भी हो जाएं तो भी इंडेक्स फंड कुछ पोर्शन में पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। वो आपके पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है, मार्केट के इक्विवेलेंट रिटर्न देता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें, आपको समझना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड्स से अच्छे एक्टिव फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको कुछ पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे, और ये जो एनालिसिस है इट्स नॉट ईजी। ये एक तो समय के साथ आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज बोला आप ऐसे एनालिसिस कर लो, आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर लोगे। आप कर भी लोगे ना, आपके साथ एक बिहेवियरल इशू रहेगा कि जब भी वो म्यूचुअल फंड गिरेगा आप डरोगे, आप बेच दोगे। जब आप इंडेक्स फंड में 1-2 साल इन्वेस्ट कर लेते हो ना, आप मार्केट की वोलेटिलिटी को अपनाने लग जाते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो इंडेक्स फंड ने मेरी बहुत हेल्प करी, और इंडेक्स फंड से मुझे एक बात समझ आई कि दिस इज द ईजीएस्ट वे टू गेट एक्सपोजर टू दी बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन US इंडेक्स फंड तो बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत आसान तरीका है ये। और इंडेक्स फंड में मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स ना करें। हम देखते हैं ना कि पिज़्ज़ा के ऊपर भी पाइनएप्पल लगा के बेचा जा रहा है। मुझे तो एक्चुअली अच्छा लगता है, बट श्योर मैं बता रहा हूँ नॉट टू ट्रिगर एनीवन। कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट? कुछ भी एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो इंडेक्स भी है, वो अल्फा इंडेक्स, लो वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स, हाई क्वालिटी इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स फंड में जाना ही है ना, प्लेन वनीला निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। व्हेन यू बाय निफ्टी 100, आपका एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन टॉप 50 कंपनीज में ही जाएगा। व्हेन यू बाय निफ्टी 50 अलग से और निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग से, तो उसका इम्पैक्ट अलग आने वाला है। क्योंकि जब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लेंगे, थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा शायद ऑडियंस के लिए, बट जो निफ्टी नेक्स्ट 50 आप अलग से लेंगे उसमें आपका अच्छा एक्सपोजर जो है वो नेक्स्ट 50 वाली कंपनीज के अंदर जाएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड आप अगर शुरुआत करते हैं, इट्स अमेजिंग। आपको ये मौका देता है अपनी हिस्सेदारी लेने का उन कंपनीज से जो कंपनीज आपकी वजह से ग्रो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी 50 कंपनीज के नाम लेता हूँ, HDFC बैंक, ICICI, नेस्ले, ITC, रिलायंस, आई थिंक इस जगह पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बोल दे कि मैंने इसमें से किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडेक्स फंड के जो रिटर्न है ना, वो हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। मैंने बहुत एग्रेसिवली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया कोविड में। तब तक मैं बहुत लिटरेचर पढ़ चुका था, वॉरेन बफे के बारे में, चार्ली मंगर के बारे में, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुनीश पबराई जी हैं। मैं धंधो इन्वेस्टर, मुझे ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स समझ आने लग गए थे कि ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं, इसके आगे पीछे कुछ भी करते रहो। ये बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपकी पकड़ में है, आप गेम अच्छे से प्ले कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे कि एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पैनिक नहीं करना है मार्केट गिरने पे। और मैंने देखा कोविड में लोग अपने स्टॉक्स ऐसे बेच रहे थे जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, और दुनिया खत्म हो भी जाती तो हो जाती, फिर तो स्टॉक्स बेच के भी कुछ नहीं मिलना था, रख के भी कुछ नहीं मिलना था। आज भी मैं कंफ्यूज होता हूँ। आज हमारे पास AI है, आज हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं। आज वॉरेन बफेट LLM करके बात भी कर सकते हैं। आज की डेट में आप एक्चुअली में आप झांक सकते हो उनके माइंड में, उनकी पूरी फिलॉसफी समझ सकते हो, बट समझना और अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। एंड 2020 मुझे लगता है मेरे स्टार्स ऐसे अलाइन थे कि मैं अपनी लर्निंग के पीक पे होऊंगा, मेरे पास अच्छा कैपिटल होगा और मार्केट गंदी तरह टूटेगी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बुलाता, आई वॉज अ लकी इन्वेस्टर। राइट प्लेस राइट टाइम। एंड इसमें प्लीज़ कोई ये लेसन ना ले कि आई वॉज ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। नो, मैं कोई मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बस मुझे ये बात समझ आ गई थी कि भाई मार्केट में बहुत पैनिक है, निफ्टी 7800 टच कर रहा है, डालो। अच्छा, उस समय भी मैं अपनी एक गलती बताता हूँ। उस समय भी मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैंने ट्रक में पैसे लोड किए और बाय कर लिया। थे मेरे पास पैसे, पर मैं फिर भी डर डर के लगा रहा था। लगा रहा था वो अच्छी बात थी, लेकिन बहुत नहीं लगा रहा था, वो बहुत गलत बात थी। आज मैं अगर आपको उसी के रिजल्ट बताऊँ तो इंडेक्स फंड में मैं उस समय बहुत इन्वेस्ट करता था। मेरे इंडेक्स फंड पे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। 17% XIRR ऑन इंडेक्स, ऑन सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। तो
100% रिटर्न्स ओवर हाउ मेनी इयर्स? ओवर आप लगा सकते हैं कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुई 2020 में हुई, उससे पहले 10,000 5,000 महीने की SIP चल रही थी, तो 5 साल के आसपास मुझे अप्रॉक्सीमेटली इतने रिटर्न्स मिले। मैंने इस पर डिटेल पोस्ट भी डाल रखा है। एक तो आजकल ना एक और बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो गई है, झूठ बोलने वाले डिसऑनेस्ट लोग आ गए मार्केट में, कि कभी कोई बंदा ऑनेस्टली भी बोल रहा होता है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला तो मेरे पर क्वेश्चन की झड़ी आ गई, स्क्रीनशॉट दिखाओ, ये दिखाओ, कागज़ दिखाओ, हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने एक डिटेल पोस्ट वहाँ पर भी डाला है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ विश्वास रखें, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे काम की बात क्या है? नंबर 1 कि जब सब पैनिक कर रहे थे मैंने नहीं किया। नंबर 2 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नंबर 3 मैं ये देखता हूँ कि मैं XIRR कितना जनरेट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैंने 1 साल में कितना कमाया है, 2 साल में कितना कमाया। 17% XIRR अगर आपके पास आ रहा है 5-7 साल की इन्वेस्टमेंट पे। राकेश झुनझुनवाला साहब की क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि अगर आप 18% कमा रहे हो ना मार्केट में, आप किंग हो। आप अगर 21% कमा रहे हो, आप एम्परर हो मार्केट में, राइट। और मैं बिना कुछ करे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करके 17% कमा रहा हूँ ना, तो मैं तो सोचता हूँ मैं लकी हूँ। मैंने अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत टोन डाउन कर रखी है ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, नॉट ऑन माई इक्विटी पोर्टफोलियो, ऑन माई पोर्टफोलियो लेवल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ इक्विटी एंड दी आर्बिट्राज फंड्स। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, मैं अपने रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो या और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं जोड़ रहा हूँ, I genuinely expect a return of 11 to 14%. That's it. Okay, तो as of today आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है? पहले इंडेक्स फंड्स थी, तो अब क्या है? ओके, तो 2020 का ये फेज़ गया। 2020 के इस फेज़ के जाने के बाद 2021 में मुझे लगा मार्केट तो बहुत अच्छी है, बहुत रिटर्न्स देती है। थोड़ा सा मैंने फैलना शुरू कर दिया कि ये फंड भी लूँगा, वो फंड भी लूँगा, ऐसे भी करूँगा, वो भी करूँगा, एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। एंड ये चला 2 साल तक। मैंने US इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा, एप्पल के शेयर्स खरीद लिए मैंने जाके, और US के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया, उसमें अच्छा रिटर्न मिला मुझे। ग्रेजुअली मुझे समझ आया कि ओके स्टॉप, मुझे अपने पोर्टफोलियो को जू नहीं बनाना है, चिड़ियाघर नहीं बनाना है। बहुत क्लटर्ड हो गया था। एंड क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स पढ़ाता भी था, तो कुछ म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लेता था कि मुझे इसके बारे में सिखाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कैसे काम करता है, इसका क्या रिटर्न निकल रहा है। मैंने अपने आप को रोका और मैंने ये समझ लिया कि 4 फंड्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए आज की डेट में। मुझे अपना पूरा पोर्टफोलियो उन 4 फंड्स में बनाना है। ऑब्वियसली मैं बहुत छोटे से स्टार्ट करता था, मुझे लगता था कि मैं 2.5 CR हर फंड में डालूंगा और आराम से 10 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो होगा एंड आई विल बी हैप्पी। विद गॉड्स ग्रेस मेरी एक्टिव इनकम अच्छी है और अभी भी अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि फोरसीबल फ्यूचर में बहुत अच्छी रहेगी। तो उन सारे फंड्स में मैंने टारगेट किया कि आई विल हैव एटलीस्ट 10 करोड़ ईच इन ईच फंड, एंड वही मेरे 4 कोर फंड रहने वाले हैं। एक बात मैंने और नोटिस करी अपने बारे में कि मैं ना बहुत सारा लमसम इन्वेस्ट करने लग गया था, और लमसम इन्वेस्टमेंट में हो क्या रहा था कि आई वॉज वेटिंग मार्केट गिरेगी मैं इन्वेस्ट करूँगा। मैं करता भी था, लेकिन मुझे लगता था कि ये प्लान काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार रह भी जाता था, और कई बार ऐसा हुआ कि किसी महीने तो मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर किसी महीने मैंने इन्वेस्ट किए सिर्फ 2 लाख रुपए। तो वो एक सिस्टम नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने अगेन, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये सबको करना चाहिए, एटलीस्ट महीने में एक बार अपने साथ बैठें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं इन्वेस्टिंग में, और सोचें कि क्या वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है, क्या वो सिंपल है, क्या वो आपके गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। लोग क्या करते हैं ना, पीपल जस्ट डू वन थिंग एंड सोचते चलने देते हैं अब इसको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मेरे पास जितना भी एक्सेस लिक्विड पैसा आता है मैं सिंपली उसी फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड में डाल देता हूँ, और वहाँ से मैं STPs लगा देता हूँ। और STP में मैं कैसे लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 60 लाख रुपीज़ पड़े हैं और मुझे वो 4 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो व्हाट आई विल डू, 15 लाख मैं चारों फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड में डाल दूंगा, और वहाँ से मेरा टारगेट है कि जितना मेरे पास लिक्विड मनी हो वो 15 महीने के अंदर मार्केट में चली जाए। तो वहाँ से 1-1 लाख की फिर मैं STP कर देता हूँ। अभी कहीं मैं 40-50 लाख रुपए महीने का STP कर रहा हूँ। ओके, राइट, क्योंकि मेरे पास बहुत लिक्विड फंड्स था। मैंने वो सब जो है, अभी लोग इसमें ना डाउट करने लग जाते हैं, मुझे यही बहुत डर लगता है। तो अभी अराउंड 40-50 लाख के आसपास का STP मेरा जा रहा होगा। सिंस आई एम इनटू अ प्रोफेशन, तो मेरे इनफ्लोज कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं बैंक के, तो आई मेक इट श्योर कि मैं आर्बिट्राज में डालूं और आर्बिट्राज से वो पैसा जो है वो अपने आप फंड्स में जाता रहे। एक बात। दूसरी बात, आर्बिट्राज क्यों? आर्बिट्राज इसलिए क्योंकि टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। आई होप इसे सुनकर सरकार कुछ बदल ना दे, क्योंकि आर्बिट्राज फंड पे इक्विटी वाला टैक्सेशन मिलता है। एंड इक्विटी टैक्सेशन इज कि आप जब शॉर्ट टर्म में आपको गेन होगा, यू विल गेट अ 20% टैक्स, एंड अगर लॉन्ग टर्म होता है तो यू विल गेट अ 12.5%
टैक्स, राइट, LTCG जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ मुझे बहुत बेनिफिशियल लगता है कि रादर देन मैं अपने बैंक अकाउंट में उसे रखा रहने दूँ, वो सेविंग में 3-4% कमाएगा, उस पर मेरे टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से 35% 40% का इनकम टैक्स लगेगा। तो इट्स बेटर कि उसे आप आर्बिट्राज में पार्क करो, आर्बिट्राज से STPs लगाओ, वहाँ पे आपने टैक्स सेव कर लिया, एंड देन वो पैसा आपके मेन फंड्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, आपने मार्केट की वोलेटिलिटी भी कैप्चर कर ली STP के थ्रू। हाँ, अभी भी अगर कभी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा तो मेरे पास कुछ मेरा अलग से गन पाउडर रखा हुआ है, उसको मैं ज़रूर निकालूंगा और ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा। गॉट इट। तो अभी आपके पोर्टफोलियो का साइज इज 40 CR? नहीं, अभी मेरे पोर्टफोलियो का साइज 40 CR होना है, वो दैट इज़ माई टारगेट। अच्छा। अभी अगर मैं अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की बात करूं, इट इज़ अराउंड 30 CR के आसपास। ओके। एंड आई एम श्योर 40 CR होने के बाद मुझे लगेगा अब मैं और कुछ टारगेट बनाता हूं, क्योंकि जब तक एक्टिव इनकम आ रही है आई विल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। वो शिफ्टिंग गोल पोस्ट होते रहेगा। नहीं, मैं इसमें बहुत आपको क्लियरली बता दूं कि मैं गोल पोस्ट को इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहा कि मेरे एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे गोल पोस्ट इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास इनपुट अच्छा आ रहा है, तो आई कैन नॉट कीप इट इन माई FDs, और मैं उनको ज़बरदस्ती ऐसी जगहों पे ना रखूँ ना जहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो रही है। मैं अपने पोर्टफोलियो से सिर्फ एक ही बात प्रूव करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी एक्टिव इनकम अच्छी होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए, उसको बढ़ाने पे सबको ध्यान देना चाहिए। एंड दूसरी बात, आप म्यूचुअल फंड से भी 11 से 14% का रिटर्न कमा के भी आप अगर लंबे समय में सोचेंगे, आप एक एनॉर्मस जाइनॉर्मस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। ट्रोल्स ट्रोल करते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हाँ, वो चलता रहेगा, मैं लगा रहूँगा। और अगर आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन देखें ना, अगर हम रूल ऑफ 72 की भी बात करें, रूल ऑफ 72 सेज कि आपका पोर्टफोलियो आप 72 को डिवाइड कीजिए अपने रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे। तो मेरा जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है एक फंड के अंदर, राइट, उसमें अराउंड 8 CR का मेरा एक्सपोजर है राइट नाउ। अगर मैं अपनी वाइफ का भी उसमें एक्सपोजर जोड़ दूं तो अराउंड हम 8.59 के आसपास पहुंच रहे होंगे। उसमें जो हमारा रिटर्न बन रहा है वो 19% के आसपास का रिटर्न है, XIRR अगेन, एंड आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2018। तो एक अच्छा पीरियड है, और अच्छे पीरियड में एक अच्छा XIRR है। आई एम हैप्पी। मैं तो एक हम्बल रिटर्न अगर 12% का भी ले लूँ, 72 डिवाइडेड बाई 12 इज 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 years में पोर्टफोलियो डबल होगा। इवन इफ आई स्टॉप इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इन नेक्स्ट 6 years माई पोर्टफोलियो वैल्यू विल बी 60 crores, एंड इन नेक्स्ट 6 years इट विल बी 120 crores। मुझे नहीं लगता मैं इतना पैसा कहीं कभी लगा पाऊंगा, राइट। एंड आई विल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग एट ऑल। मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। और मैं एक लेसन सबको ये देना चाहता हूँ कि आप जब पैनिक करते हैं ना, तब आप ना मनी लूज़ करते हैं। आप जब जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं ना, तब आप मनी लूज़ करते हैं। आप अपने इस सेंटेंस को बोलिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ, इसके बाद जो आप एक वर्ड लगा देते हैं ना, आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट, दैट फास्ट इज स्टॉपिंग यू टू क्रिएट योर वेल्थ। वही प्रॉब्लम है। अब एक्टिव इनकम अच्छी है, उसके लिए मैं लक को क्रेडिट ना देके अपने हार्डवर्क को क्रेडिट दूंगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा लक को क्रेडिट देके चलता हूँ। आप भी हार्डवर्क कीजिए ना। किसने रोका आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने से? बढ़ाने के साथ साथ एक चीज़ बोलूँगा, अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मत बढ़ाइए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐसी ना हो कि आपने एक्टिव इनकम जितनी बढ़ाई उसी प्रपोर्शन में अगर आपने अपनी इन्फ्लेशन भी बढ़ा ली। एक तो जेनरिक इन्फ्लेशन हो गई जो आप बताते हैं 5 से 7% बढ़ती है। एक होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कि भाई पहले मैं वैगन में चल रहा था और अब मेरी इनकम इतनी हो गई है तो ले आओ भाई BMW X7 लेके आओ। अब तो चाहे वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ लेकिन लेके आओ। तो वो आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखनी है, एक्टिव इनकम बढ़ाते जानी है। या दैट्स अ वेरी गुड लेसन एक्चुअली। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि मतलब भावनाएं में नहीं बह जाना है एंड वी हैव टू कीप आवर एक्सपेंसेस इन कंट्रोल। यस आपने ये ना बहुत बेसिक हैं। आप कभी भी कितनी भी आप फाइनेंस पे किताबें पढ़ लो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते पर्सनल फाइनेंस के अंदर। आप हमेशा मार खाओगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा उधार में डूबे रहोगे, हमेशा लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा आपको पैसों के लिए, अगर आप बेसिक स्ट्रांग नहीं रखते हो। सबसे बड़ा बेसिक यही है। नंबर 1, आपके पास एजुकेशन स्किल, कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। नंबर 2, आपको उसे मोनेटाइज करना आना चाहिए कि आप उससे कैसे पैसे कमाने वाले हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी था, मेरे पास स्किल, उसको मैं टीचिंग मैंने उसको कन्वर्ट किया। आपको उसे मोनेटाइज करना आना चाहिए। मोनेटाइज करने के बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जो कमा रहे हैं आपने उससे बहुत कम खर्चे पे अपनी लाइफ चलानी है, और जो बैलेंस आपके पास बच रहा है आपने उसको एक प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करना है। दिस इज द बेसिक। अगर आप इस बेसिक को इग्नोर कर दो, जाके देख लो जितनी यूट्यूब की वीडियो देखनी है, इस बेसिक को इग्नोर कर दो, आप कभी भी पर्सनल फाइनेंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये बात मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ। आप मेरे सामने लाके शायद 4 लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि ये देखो इसने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए थे। मैं बोलूँगा इंतज़ार करो। शायद बेसिक प्रिंसिपल फॉलो ना करके वो कुछ समय तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है।
गॉट इट। तो ये जो 30 CR का कॉर्पस है आपका, इसका एग्जैक्ट ब्रेकअप क्या है? कितना परसेंटेज स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में है, कितना म्यूचुअल फंड्स, कितना कोई और ऑल्टरनेटिव एसेट्स है? सो ये पहली बात जो 30 CR मैंने आपको बताया, दिस इज टोटली इनटू स्टॉक मार्केट। अच्छा, ओके, ये पूरा इक्विटी है? ईदर इन आर्बिट्राज और इन दी एक्टिव फंड्स, राइट? ठीक है। अगर आप पूछेंगे स्टॉक्स में और अपना म्यूचुअल फंड में कितना ब्रेकअप है, अगर मैं ऐप में देखता हूँ तो मुझे वो दिखाता है कि 83% इज इन म्यूचुअल फंड एंड अराउंड द रिमेनिंग इज इन एक्टिव स्टॉक्स। बट वो गलत है। वो क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एक्टिव स्टॉक्स है उसमें भी बहुत सारा ETF है, और ETF को मैं म्यूचुअल फंड ही मान के चलता हूँ, राइट? स्टॉक्स मेरे पास नाम के रह गए हैं एंड मैं मौका ढूंढता रहता हूँ कि कब बेचना है इनको। तो जैसे ही मार्केट जंप करती है कभी भी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक मैंने गलती से लिया था, या मेरी इन्वेस्टमेंट आज की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से, आज की इन्वेस्टिंग विजडम से मैच नहीं कर रहा है, किसी की टिप पे ले लिया था, कुछ ऐसी बात हो गई थी, मैं उसको कट कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। मैंने इसको बहुत बहुत एग्रेसिवली मैं इसको कर रहा हूँ। सूनर और लेटर माई 100% पोर्टफोलियो विल बी इन म्यूचुअल फंड्स और ETFs। इसके अलावा अगेन बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा इसको लेके, मैंने थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट ऐड किया है, राइट? क्यों ऐड किया है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो झुक गया है, राइट? तो मुझे लगता था कि एक एसेट क्लास वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो रिसेंटली मैंने कुछ लैंड में इन्वेस्ट किया है, एंड वो प्योर इन्वेस्टमेंट है, उसमें मैं कुछ रहने के लिए ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। वो प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इन्वेस्ट किया है। आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में अब सो फार आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा रहा है एंड वर्स्ट कौन सा रहा है? ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने जो आपको स्टार्टअप के बारे में बताया था, अच्छा, तो वो स्टार्टअप में मेरे को 23x रिटर्न मिले थे, एंड अराउंड 1-1.5 साल में ये हो गया था। दुख की बात ये है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया है। बट वो बेस्ट डिसीजन हुआ कैसे, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, और इससे जो भी लेसन आप निकालना चाहें। तो मैं सोच लीजिए कि मैं एक वेंडर को ढूंढ रहा था अपने क्लासेस सेल करने के लिए, कि मेरे को एक सिस्टम चाहिए, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, और मैं उससे मिलता हूँ एक कैफ़े कॉफ़ी डे के अंदर बैठ के, एंड वो मुझे समझाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। फर्स्ट मीटिंग है हमारी, और मैं उसको बोलता हूँ देखो कभी भी पैसा चाहिए ना मुझे बता दियो भाई। ग्रेजुअली जैसे हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, अराउंड 1 साल बाद उन्होंने बताया कि ओके हम एक राउंड रेज कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करोगे क्या? उन्होंने जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, प्रोजेक्शन, ये वो फलाना ढिमाका, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने एक भी फाइल उनकी ओपन करके नहीं देखी, मुझे याद भी नहीं उन्होंने क्या क्या भेजा था। ब्लाइंड ट्रस्ट। कंप्लीटली मुझे उनके प्रोडक्ट पे फेथ था, राइट? देवर 4 फाउंडर्स, उसमें से एक फाउंडर से मेरी अच्छी बात होती थी, गौरव नाम है उनका, एंड आई गेव अ चेक ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, राइट? एंड दैट वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगेन मैं एक बात बोल दूँ, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज़ वेरी रिस्की। वो ज़ीरो भी हो सकते थे। मेरे पास इतना बड़ा स्टमक था कि मैं उसको डाइजेस्ट कर जाता। मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था, तो मुझे प्रोडक्ट इन एंड आउट पता था, और फाउंडर से डायरेक्ट टच में था, मुझे फाउंडर्स के बारे में पता था। आई रिमेंबर इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च करते हुए मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो बहुत वायरल गया था उस टाइम, कि आपने टोयोटा हाइलक्स आई थिंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदी थी, एंड वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गया था वो वीडियो, इफ़ यू रिमेंबर, राइट? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ कार क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एंड ये कौन सा कार्ड था, उसकी लिमिट क्या थी? बहुत वायरल गई रील, इतनी वायरल गई कि हम कभी मार्केट में कहीं जाते थे हाइलेक्स लेके, और मैं उसमें से उतरता था, लोग टोकने लग जाते थे ये वही वाली हाइलेक्स है क्या जो क्रेडिट कार्ड से खरीदी। हाँ, इतनी वायरल चली गई थी। आई थिंक उस रील पे क्यूमुलेटिवली 5 करोड़ के आसपास व्यूज़ होंगे। डिफरेंट हैंडल्स ने उसे पब्लिश किया। एक बात तो पहले, एक फ़नी चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कमियाँ मुझे ऑडियंस में लगती हैं मैं वो बताता हूँ। दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। रील्स का तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि व्यूज पूरे आएंगे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं आएगा, और पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता, और वो जानना भी नहीं चाहते कि उन्हें क्या नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जीरो आइडिया था मुझे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि मैं क्रेडिट कार्ड के सबसे अगेंस्ट खड़ा होता था। अगर मुझे कोई पेमेंट करनी होती थी, कभी मेरे को कोई अगर बाहर US में कोई पेमेंट करनी है किसी सब्सक्रिप्शन की, मैं अपने ब्रदर इन लॉ का क्रेडिट कार्ड उसमें अटैच करता था कि मुझे तो डर लगता है, अपना क्रेडिट कार्ड दे दे। ये हालात थे मेरे, राइट? देन जब पेमेंट्स बहुत बढ़ने लग गई तो टीम ने बोला कि यार ये बार बार हम किसी से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, हम अपना क्रेडिट कार्ड लेते हैं। उस टाइम पे भी मुझे इंडिया का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड HDFC इन्फिनिया अपने आप ही बैंक वालों ने ऑफर किया। मैंने ले लिया चुपचाप से। मुझे नहीं पता था इन्फिनिया क्या होता है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या, मैरियट की एक नाइट और ताज के कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती थी। अमेजोन पे 10x पॉइंट्स। मुझे पहली बार किसी ने एजुकेट किया, वो थे एक मेरे स्टूडेंट। उनको मैंने बताया मेरे पास इन्फिनिया है, वो तो खुश हो गया, उसको लग रहा पता नहीं भाई क्या क्या ही बता दिया मैंने उसको। तो उसने मुझे बताया अमेजोन से कुछ भी बाय करते हो ना, तो आप ना पहले स्मार्ट बाय पे जाया करो, फिर बाय किया करो, यू विल गेट 10x पॉइंट्स। 10x पॉइंट्स मतलब अगर नॉर्मल में 100 रुपये पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं तो 100 रुपये पे फिर मुझे 30 पॉइंट्स, 33 पॉइंट ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी इतना आलसी था, मैं डायरेक्ट जाके बाय कर लेता था, स्मार्ट बाय पे नहीं जाता था मैं।
चलती रही लाइफ ऐसे ही। क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड हाथ में था, उसके साथ लाइफ चल रही थी। ट्विटर पे मैंने देखा कि क्रेडिट कार्ड की कम्युनिटी एक्टिव है और वो कुछ कुछ पोस्ट करते रहते। वो एक नाम जो बड़ा कॉमन आता था, मैग्नस मैग्नस मैग्नस। मैं सोचा क्या है मैग्नस, क्यों इतनी बात हो रही है इसके बारे में, और हर क्रेडिट कार्ड वाला बंदा क्यों इसको अचीव करना चाह रहा है। देन आई रियलाइज़ कि भाई ये तो जादू है एक्चुअली में, और ये आपके खर्चों पे भी आपको कमा के दे सकता है, आपके टैक्स पेमेंट पे भी क्रेडिट कार्ड आपको कमा के दे सकता है। तो व्हाई नॉट। मेरा पहला क्रेडिट कार्ड जो मैंने वॉलंटरली लिया था वो था एक्सिस का मैग्नस। पहले मैग्नस के नाम से ही आता था, अभी मैग्नस बर्गंडी और मैग्नस नॉर्मल 2 आने लग गए हैं। उस क्रेडिट कार्ड पे क्या था उस समय पे कि आप 1 लाख रुपए अगर महीने में खर्च कर देते हो ना, तो आपको वैसे ही 25,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड प्लीज़ इस बात को समझें, कई लोग तो ये सोचते हैं अरे 25,000 पॉइंट का मतलब क्या है, इससे तो आप सिर्फ शैम्पू और साबुन खरीद सकते हो 25,000 पॉइंट। नहीं, आप ITC ग्रैंड गोवा को बुक कर सकते हो। वहाँ पे अगर 25,000 रुपये आपको देने की जरूरत नहीं, आप इन पॉइंट से पे कर सकते हो उनको। इवन ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे आप 1 पॉइंट को 2 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 रुपये की वैल्यू मिल सकती है आपको। ऐसी भी जगहें हैं। तो आप ये सोचो, आपका जिसका 1 लाख रुपये महीने का खर्चा है, एक तरीके से उसे 25% का जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, और ऊपर से और जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो अलग थे। तो ये क्रेडिट कार्ड मैंने लिया, वृंदा ने भी ये सेम क्रेडिट कार्ड लिया, हम दोनों ने मैग्नस अप्लाई किया, हम बड़े खुश थे, वाह मज़ा आ रहा है। एंड किसी को शायद बात पता नहीं है, मैंने शायद कभी बोली नहीं कि मैंने जिमनी बाय करी थी। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि हाउ इट वर्क्स। मैग्नस आ गए थे मेरे पास, उसमें 2 लाख की पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से करी थी। मज़ा आ गया, 2 लाख पे भाई पेमेंट करी। एक तो 25,000 के वो पॉइंट्स आ गए क्योंकि 1 लाख से ऊपर चला गया खर्चा, और जो रेगुलर पॉइंट्स आने थे वो भी आ गए। अच्छा, ये चीज़ चलती रही। देन आई रियलाइज़ कि यार कि ये तो गाड़ियों की पेमेंट तो हो सकती है ना क्रेडिट कार्ड से, क्यों नहीं हो सकती। मेरे पास अच्छी खासी लिमिट थी। हाइलेक्स के टाइम पे मेरी लिमिट थी 10 लाख रुपीज़ की। इस पे तब भी मैग्नस बर्गंडी में हमने कन्वर्ट करा लिया था। देयर इज़ अ डिफरेंस, थोड़ा डिटेल हो जाएगा वो। तो मैंने मैग्नस बर्गंडी में कन्वर्ट करा लिया था। कंसिडरिंग माई मंथली एक्सपेंसेस मेरे को वो सूट करता है, शायद किसी को सूट ना करे वो। एंड राइट नाउ मेरी लिमिट 20 लाख रुपए की है, क्योंकि जब मैंने दूसरी गाड़ी ली थी मैंने पहले लिमिट इंक्रीज कराई। मैंने कहा पेमेंट तो इसी से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एंड एक्चुअली में जब आप मैग्नस बर्गंडी यूज़ करते हैं, अप टू 1.5 लाख तक का जो आपका एक्सपेंस होता है, यू गेट अ रिवॉर्ड रेशियो ऑफ आई थिंक 200 रुपीज़ खर्च करने पे शायद 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इट्स अराउंड 6%। बट व्हेन योर एक्सपेंस क्रॉसेज 1,50,000 उसी सेम मंथ में, आपको 200 रुपये खर्च करने पे 35 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 17.5% का आपका रिवॉर्ड रेशियो है। एंड मुझे लगता है कि मैं अपना खर्चा, मेरे को अगर 1 रुपये भी खर्च करना ना, 1 रुपया भी, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, आई विल यूज़ माई क्रेडिट कार्ड। वाई? मुझे उस पर हमेशा पॉइंट्स मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड की खास बात क्या है, ये समझने वाली बात है। अगर आप उसे जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, यू विल नेवर लूज़ मनी। और दूसरी बात यह है कि अगर क्रेडिट कार्ड की ना 2 धारें बनी हुई है, 2 धारी तलवार है वो, एक तरफ से फ़ायदा पहुंचाती है, एक तरफ से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जुडिशियसली अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप उसे ये सोच के यूज़ कर रहे हैं कि जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतनी मेरी इनकम हो गई है, एक्स्ट्रा इनकम हो गई है, मैं खर्च कर सकता हूँ, तो आप बेवकूफ़ हैं, बहुत बहुत जल्दी फंसने वाले हैं। तो अभी आपकी 20 लाख रुपए की लिमिट है, तो अगली गाड़ी कौन सी खरीद रहे हो आप? 20 लाख रुपए की एक कार्ड पे लिमिट है, 20 लाख रुपए की एक कार्ड पे लिमिट है, तो टोटल लिमिट इज 40 लाख। यस, अभी के लिए। गाड़ी कौन सी खरीद रहा हूँ? अभी कोई नहीं खरीदूंगा, क्योंकि घर वालों ने अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 2028 से पहले कोई गाड़ी नहीं लेनी है। अच्छा, ओके। बट मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लूप होल्स कि कहाँ से 2028 वाली बात को तोड़ सकते हैं। तो हाइलेक्स जब ली थी हमने 10 लाख रुपए की पेमेंट की थी, पूरी पेमेंट हमने क्रेडिट कार्ड से नहीं करी थी। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक व्यक्ति ने पोस्ट किया कि अगर ऐसा ही होता है तो क्रेडिट कार्ड लेके बाहर गाड़ी के शोरूम के बाहर खड़े हो जाओ, हर गाड़ी की पेमेंट आप ही करते रहो, आपको तो पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अगेन, पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो। आप ऐसा कर ही नहीं सकते अरुणिमा। अगर आप गाड़ी ले रहे हो, आप मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। इवन अगर आप गाड़ी ले रहे हो, आपके फादर के क्रेडिट कार्ड से, ब्रदर के क्रेडिट कार्ड से भी अगर पेमेंट होनी है, उसके लिए भी एक एफिडेविट लगेगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना आप सोचते हो ना कि अरे ये तो मैं फिर बिजनेस ही बना लेता हूँ ना। ये मत सोचिए, पहले दिन ये मत सोचिए मुझे इन्फिनिया चाहिए, पहले दिन ये मत सोचिए मुझे बर्गंडी एक्सेस मैग्नस बर्गंडी चाहिए। ये बेवकूफ़ी होती है। आप पहले अपना खर्चा समझिए, और खर्चों में भी आप कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आप ग्रॉसरीज पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, आप ट्रैवलिंग पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, आप अच्छे लग्जरी होटल्स पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। एंड देन आप ये देखिए कि आपका एंड यूज़ केस क्या होने वाला है वो पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि मुझे ना होटल स्टेज चाहिए, राइट, और मेरे को ITC के होटल स्टेज चाहिए, और वो एक्सेस का एटलस कार्ड लेगा, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। राइट, अगेन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं एक पैरामीटर पे अगर मैं बोलूँ, लेकिन वो बोलता है कि मुझे एक एकॉर की मेंबरशिप होती है, एकॉर के पॉइंट्स चाहिए, मुझे एकॉर वाले होटल्स में रहना पसंद है, उन्होंने प्लीज़ गो फॉर इट।
अगर आप मुझसे पूछें, मैं अपने पॉइंट्स, ज़्यादातर पॉइंट्स बर्न करता हूँ हमेशा आईटीसी की प्रॉपर्टीज़ में। अभी बैंगलोर में मैंने आपको बताया आईटीसी विंडसर, सो 0 रुपीज़ गॉन, ओनली पॉइंट्स गॉन, दैट्स इट। 0 रुपीज़ 0 रुपीज़, वो टैक्सेस होते हैं। सच बताऊँ तो टैक्सेस में भी हम लोग आलस कर जाते हैं, कई प्रॉपर्टी में टैक्सेस भी वो ग्रीन पॉइंट से ले लेते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ में। वही लाइफ ही सेट है। अब इसमें क्रिटिसिज्म मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इतने जगह पे बात बोली, इतने कमेंट्स पढ़े मैंने। क्रिटिसिज्म नंबर 1, इसके लिए पैसा भी तो खर्च किया होगा। मैंने कोई पॉइंट्स कमाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया। अब मुझे गाड़ी लेनी थी तो लेनी थी, मेरे को गाड़ी लेनी थी, दैट्स इट, राइट। और मैंने इस क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को लोन में कन्वर्ट नहीं कराया है, मुझे उससे पॉइंट्स मिल रहे थे इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है। यहाँ पे फ्लॉन्ट करने के चक्कर में आप आ गए ना, वहाँ पे आपकी गेम ओवर होनी शुरू हो जाती है। तो यस, मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से मुझे लगता है कि बर्गंडी एक बहुत अच्छा, मैग्नस बर्गंडी एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है मेरे लिए। मैंने सब कंपेयर करके देख लिया, इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है एज ऑफ नाउ। और क्योंकि मेरे पास लिमिट भी अच्छी है तो वो भी एक बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि अभी करंटली इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं कि आप 1.5 लाख तक स्पेंड करेंगे, रेगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी जो लिमिट है आप वहाँ तक स्पेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की 3 लाख की लिमिट है तो नेक्स्ट 1.5 लाख के उसे एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलेंगे, वो 35 पॉइंट्स, फिर उसके बाद उसके रेगुलर पॉइंट शुरू हो जाएंगे। तो मेरी लिमिट 20 लाख है, थैंक गॉड 20 लाख से ऊपर खर्चा मेरा नहीं जाता महीने का, राइट। तो वो मेरे लिए बहुत अभी भी एकदम हीरो कार्ड है। अभी आप कौन से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो? मेरे पास करंटली एक तो मैग्नस बर्गंडी है ही, वो तो मुझे लगता है कि स्विस नाइफ है वो क्रेडिट कार्ड्स का। एंड देन आई हैव, अभी मैंने एक्सेस का एटलस भी अप्लाई किया था, राइट, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस मुझे लग रहे थे जो मेरी वाइफ यूज़ करना चाहती थी उस कार्ड को, या मेरी वाइफ को एक्सपेंस करना चाहती थी, उनके पास भी मैं एक्सेस, मैंने एटलस जो है अपने नाम से अप्लाई करके दिया था। अब वापस हमने उनके नाम से भी अप्लाई कर दिया है, पहले उनको मिल नहीं रहा था, राइट। तो क्रेडिट कार्ड इतनी आसानी से मिलते नहीं है, जो अच्छे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके लिए आपकी बहुत मुश्किल बहुत होता सारी है। जो है वो बैकग्राउंड चेक, जिसे सिबिल बोल देते हैं, या आपकी कितना बैंकिंग रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। देन अब उनका भी एटलस आ गया तो माइट भी मैं एटलस शायद ड्रॉप कर दूँ। देन अभी मैंने रिसेंट में एक MX का प्लेटिनियम चार्ज लिया है, एंड अगेन लकी, जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसके बाद से वो कार्ड्स मिलने बंद हो गए, राइट। एंड एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, MX का कोई भी कार्ड इस समय आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैंने वो कैसे अप्लाई किया था, आई वॉज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम मनाली टू फरीदाबाद, और रास्ते में मैं अप्लाई करता आ रहा हूँ, मेरे को किसी ने फ़ोन कर रखा है, मैं उसे बोल रहा हूँ, एंड उसने अप्लाई करने का बोला सर आप बहुत लकी हो। मैं बोला क्यों? कहते कल से नहीं मिलेंगे। वाओ, क्या टाइमिंग है यार। तो वो अप्लाई हो गया, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स थे, पॉइंट्स हैं अगेन, और मुझे टू माई सरप्राइज उस पर मुझे फ्यूल पे भी एक अच्छा खासा जो है पॉइंट्स मिल रहे हैं, अराउंड 5% का मुझे पॉइंट उस पर मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये बात, और मुझे लगता था फ्यूल पे कोई पॉइंट नहीं देते, बट MX इज़ गिविंग, और एक तरीके से अनलिमिटेड पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं फ्यूल रिफ़िल कराने पे। तो घर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके लिए वो MX ही यूज़ हो रहा है अब, डीजल के लिए और पेट्रोल के लिए। एंड एक मेरे पास इन्फिनिया है। इन्फिनिया मुझे ऐसा लगता है कि अब ना वो एक ओवर हाइप्ड कार्ड है, राइट। वो एक स्टेटस सिंबल ज़्यादा हो गया है, उसके बेनिफिट्स अब उतने ज़्यादा नहीं रहे हैं। खासकर अगर आपके पास मैग्नस बर्गंडी है तो मेरे ख्याल से आप और कोई कार्ड यूज़ ही नहीं करेंगे, राइट। मैग्नस बर्गंडी का एज ऑफ नाउ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 रुपीज़ पर ईयर का चार्ज भी है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे लिए वो फ्री चल रहा है, क्योंकि मैं एक दूसरे एरा से आ रहा हूँ, मैंने कुछ बैंक्स के जो बेनिफिट ले रखे हैं, हमारे लिए वो फ्री चल रहा है इस समय, राइट। दोनों हमारे मैग्नस बर्गंडी फ्री हैं, ओके। देन एक मेरे पास सबसे अच्छा कार्ड जो मुझे आज की डेट में लगता है वो है बिज ब्लैक, HDFC का बिज ब्लैक। इट्स अ मेटल कार्ड, उससे टैक्स पेमेंट पे पॉइंट्स मिलते हैं। टैक्स पेमेंट पे भी पॉइंट्स है? यस, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पे एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, एक ट्विटर प्रोफाइल है अंकुर मित्तल की, वो बहुत अच्छा लिखते हैं कार्ड्स के बारे में। ऐसे ही काशिफ अंसारी जी हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं कार्ड्स के बारे में। तो मैंने देखे हैं। हाँ, तो काशिफ अंसारी जी और अंकुर मित्तल जी दोनों ही बहुत अमेजिंग नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं कार्ड्स के बारे में, और भी लोग कर रहे हैं। मैं इन दोनों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, इनकी पोस्ट वगैरह मैं ज़्यादा रीड करता हूँ। एंड मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, अंकुर मित्तल जी तो ट्विटर पे मैसेजेस का रिप्लाई भी कर देते हैं, राइट। तो इट्स यू नो वेरी बिग थिंग कि आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है रैंडमली और आप उसको रिप्लाई कर रहे हो। तो अंकुर जी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। तो बिज ब्लैक का आइडिया मुझे उनके पास से मिला था, एंड देन हमने बिज ब्लैक अप्लाई किया। हमारे पास अभी 2 बिज ब्लैक है, हम तीसरा भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी मिल जाए। अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं टैक्स की पेमेंट पे, तो हमारा GST हो गया, TDS हो गया, या हमारे इनकम टैक्स हो गए। वृंदा ज़्यादा बता सकती हैं उसके बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करती हैं उन कार्ड्स को टैक्स पेमेंट के लिए। तो वो एक कार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्स पेमेंट हमने रखा हुआ है। एंड एक मेरे पास रुपए क्रेडिट कार्ड है, टाटा न्यू करके क्रेडिट कार्ड है। वो किस लिए है? तो लोग पूछते हैं कि UPI से पेमेंट करूं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूं। मैं बोलता हूं कि आप UPI के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, कि वो रुपए कार्ड जो है।
एंड रुपे कार्ड के बारे में एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि रुपे के एक्सक्लूसिव लाउंज जो हैं आज की डेट में आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे आपके पास बड़े से बड़ा कार्ड हो, आप मैग्नस बर्गेंडी एमएक्स लेके चले जाओ, आपको बाहर भगा देंगे वो, लेकिन आपके पास रुपे कार्ड है, यू आर अलाउड। रिसेंटली हम गोवा गए थे तो हम 8-9 लोग थे और हमने शायद 2 कार्ड्स में 8-9 लोगों की जो है वो एंट्री करवाई, आराम से बैठ के वहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर अपनी फ्लाइट हमने बोर्ड करी। ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल में भी कहीं भी हम जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी है, लाउंज एक्सेस भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अभी और कोई अप्लाई करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, एक एमएक्स का कार्ड आता है, उसे मैं तो 4 लाख वाला कार्ड बुलाता हूँ, उस पर 4 लाख का एक बेंचमार्क है कि इतना खर्चा कर दो तो आपको एक्स पॉइंट्स जो मिल जाएंगे, दैट्स इट। इवन टैक्स पेमेंट्स आर काउंटेड फॉर दैट एक्सपेंस, उसमें भी टैक्स पेमेंट का टैक्स पेमेंट करके वो माइलस्टोन में काउंट हो जाता है आपका 4 लाख का, फिर आपको कुछ वाउचर्स वगैरह मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोग उसको यूज़ ऐसे ही करते हैं कि लिया 4 लाख का खर्चा किया और पर्स में रख के वापस बंद कर दिया उसको, फिर पूरे साल यूज़ नहीं किया। कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज़ है या जगहें हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत हेल्पफुल हो सकता है? बिकॉज क्या है ना, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड में कन्फ्यूजन बहुत होता है डिस्पाइट द रुपे कार्ड का जो बेनिफिट है। मैं एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ, एवरीवेयर। मैं अपनी फिजियोथेरेपी कराने जाता था, मुझे टेनिस एल्बो हो गया था, मैं वहाँ भी 500 रुपये रुपये के क्रेडिट कार्ड से ही पे करता था, यूपीआई के थ्रू। मेरी पहली कोशिश यही रहती है जहाँ भी पेमेंट हो रही है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होनी चाहिए। येस, कुछ नेगेटिव लिस्ट आइटम्स होते हैं, जैसे कई क्रेडिट कार्ड पे टैक्सेस पे पॉइंट नहीं मिलते या फ्यूल पे पॉइंट नहीं मिलते, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो भी अगेन जो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसकी एक टर्म शीट काइंड ऑफ थिंग होती है, आप उसे डिटेल में पढ़िए, चैट जीपीटी में डालिए, उससे आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कई क्रेडिट कार्ड्स पे लिमिट होती है कि आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो 50,000 पर मंथ तक का रेंट पे हो रहा है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। एमएक्स की मैं बात करूं तो फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता अगर आप 5,000 रुपये तक का फ्यूल भरवाते हैं, 5,000 से ऊपर जाते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1% वो फ्यूल सरचार्ज जो आपके ऊपर लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ। मैं इवन दुबई गया तो वहाँ मैंने टैक्सी की पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से करी है। राइट, तो मुझे तो चाहिए कि भाई क्रेडिट कार्ड से ही लो। कई लोग बोल सकते हैं वो फॉरेक्स मार्कअप लगता है, ये लगता है, यार मुझे 17.5% का रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, मैं 3% नहीं देखूंगा ना, मैं तब भी जीत रहा हूँ ना इन एनी केस। कौन से लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड्स मतलब यूजफुल है, सूटेबल है, एंड कौन से लोगों के लिए सूटेबल नहीं है? जिन लोगों को इफेक्टिवली क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्रेडिट कार्ड। वाओ, ये अलग ही पैराडॉक्स है। ये एक्चुअली में ऐसा ही है। क्रेडिट कार्ड को लोग समझते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज़ कर रहे हो कि आप उधार ले रहे हो किसी से तो आपको डुबोएगा क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए लो कि उसके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको एंजॉय करना है। मैंने हर पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे डाल दो, प्रोवाइडेड दैट आप वो पेमेंट एक्चुअली में अफोर्ड कर सकते हो ना। राइट, एंड इक्विटी के अंदर आप कैसे पिक करते हो कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है? मेरा जो नंबर 1 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है ना, वो यही है कि आप अपना डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करके चलिए। मार्केट गिरने पे अगर आपका म्यूचुअल फंड मार्केट से ज़्यादा गिरता है ना तो वो बहुत खतरनाक म्यूचुअल फंड है, मैं उससे दूर रहना चाहूँगा। इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो डाउन साइड कैप्चर रेशियो वो कम होना चाहिए। मैं ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहूँगा जो बेंचमार्क मान लीजिए गिर रहा है 10%, तो वो गिरे 6%, वो गिरे 4%, वो गिरे 3%। ऐसे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं। और वो म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, मैं थोड़ा टेक्निकली इसको बोलने की कोशिश करता हूँ, मतलब जितना समझ पाएगी ऑडियंस अच्छी बात है, नहीं तो बाकी रिसर्च कर लेगी। आई ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल फंड्स जो फॉलो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स। मेरे लिए वही सब कुछ है। सो व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग इन सिंपल वर्ड्स, बाइंग अ बिजनेस जिसका अभी मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम चल रहा है। 4 M's बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट M इज मीनिंग ऑफ बिजनेस, बेसिकली व्हाट इज द बिजनेस, बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस सही है या नहीं है, यूनिट इकोनॉमिक्स सही है कि नहीं। देन सेकेंड M इज फॉर मैनेजमेंट, कि इस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं। थर्ड M जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, अगर किसी बिजनेस की रियल वैल्यू जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बुला देते हैं वो चल रही है 2,000 की और वो मार्केट में अवेलेबल है 1,200 रुपये में, प्लीज़ बाय इट, प्लीज़ बाय इट, राइट। आपको लगभग 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसके अंदर मिल रहा है, राइट। एंड फोर्थ M इज़ फॉर मोट। मोट अगेन इट्स अ टर्म कॉइंड बाय मिस्टर वॉरेन बफे। मोट इज़ लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर ये 4 M हैं किसी बिजनेस में तो एक वैल्यू इन्वेस्टर उसे ज़रूर पिक करेगा। अब मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस कर रहा हूँ, एंड देयर आर फंड मैनेजर्स जो बाय देयर वेरी नेचर देयर वैल्यू इन्वेस्टर्स, एंड मैं उन्हीं के फंड्स में जाना चाहूँगा। तो मैं एक फंड मैनेजर को बहुत से स्टडी करता हूँ, एक फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक पैरामीटर ये है कि आप उसका पी रेशियो देखिए उस फंड का। उसका पी रेशियो जनरली स्पीकिंग आपको उसके बेंचमार्क से भी कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फंड है और उसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 500 है
तो निफ्टी 500 का पी रेशियो एज ऑफ डेट, क्योंकि मैं अभी देख रहा था रास्ते में तो मुझे याद है, अराउंड 25 के आसपास का चल रहा है। इसी बेंचमार्क को जो फंड फॉलो करता है, अगर आपको कोई फंड दिख रहा है जिसका 16, 17, 18, तो वो फंड को आप और डिटेल में जब पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स ही फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा पहला क्राइटेरिया यही है। और जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बोला ना कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टर्स का डाउन साइड जनरली प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि वो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स है, मतलब सारे के सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? नॉट सारे, बट येस, जो मेरा मेजर चंक Mostly. फंड में लगा हुआ है, जो मेजर फंड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई फंड्स ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बाय कर रखे हैं, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानना है। और मुझे लगता है किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप उसमें एक बार इन्वेस्ट कर दो ना, तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही आ जाता है। भाई स्किन इन द गेम ये वाला। स्किन इन द गेम है। मेजर जो मेरे फंड्स हैं, अगर मैं बोलूँ वो जो 4 फंड्स मैंने चूज़ करे हैं, उनमें से 3 फंड्स मेरे ऐसे हैं जो कंप्लीटली वैल्यू इन्वेस्टिंग है। चौथा भी मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग बोल देता हूँ। वो थोड़ा बहुत ग्रोथ को भी चेस करता है, थोड़ा मल्टी एसेट को भी चेस करता है, वो डिफरेंट एसेट्स को भी। बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो चारों की थीम जो है, जो इक्विटी सिलेक्शन है उनकी, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ही बेस्ड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई कैटेगरी नहीं है। कई लोग एक तो हमारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है कि वैल्यू लिखा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसा नहीं है। आपको उसे रिसर्च करना पड़ेगा कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता। नाउ इन्वेस्टिंग का, जैसे आपने कहा, बहुत अहम हिस्सा है इसकी एक्टिव इनकम को हाई रखनी है, सो दैट वही से ही फ्यूल आता है Yes. गाड़ी चलाने के लिए, राइट? तो आपने अपनी जर्नी सीए से स्टार्ट की है, अब आप एडुकेटर हैं। अगर किसी को आज की डेट में एक एडुकेटर बनना है, उनको कोर्सेज करके पैसे कमाने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहले तो भाई कोर्सेज बेचने वालों को गालियाँ देना बंद करो। ठीक है ना? देर आर गुड पीपल, देर आर बैड पीपल। और हर प्रोफेशन में एजुकेटर बनने के लिए क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, इन्वर्ट, ठीक है। नंबर 1, आपने फेक नहीं करना है। वो फेक करना क्या होता है? आपको खुद नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, आपने खुद इन्वेस्ट नहीं कर रखा म्यूचुअल फंड्स में, और आप लोगों को म्यूचुअल फंड सिखा रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग रन। कुछ लोगों को पता चल जाता है, दे कैन सी थ्रू इट आफ्टर अ पॉइंट। यस यस यस, क्योंकि हर कोई क्या करता है, कोर्स लॉन्च कर दिया, अब वो कोर्स में क्या करा रहे हैं। कई लोग तो लिटरली कोर्स में सिर्फ बाइंग सेलिंग टिप्स दे रहे हैं, और ऐसे पीछे एक्सपोज भी हुए हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे ना एक बुक रखी है पीछे, अमेजॉन के शेयर होल्डर्स के लेटर हैं, उसके अंदर जो जेफ बेजोस ने लिखे हैं, उनका पहले लेटर में लिखा है कि वी आर हेयर फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम टीचिंग सिंस 2011 एंड इन ऑनलाइन आई एम टीचिंग सिंस 2013। मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं सर्वाइव इसलिए कर पाया, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम पॉसिबल प्राइस। सिंपल फंडा है मेरा। इवन इन लाइव क्लास अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, आई विल सिंपली से ये मुझे नहीं आता है, आई विल लर्न अबाउट इट, आई विल एक्सपीरियंस इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ कोर्स इसलिए सेल मत कीजिए कि आपको पैसे कमाने हैं। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, सिर्फ कोर्सेज की बात नहीं, आप कोई भी कंपनी बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, प्लीज़ चेक वेदर योर प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दी यूज़र और नॉट। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग आपके पीछे भागते हुए आते हैं, राइट? फिर थोड़ा बहुत मार्केटिंग का तड़का लगा के और थोड़ा और उसको अच्छा बना के और अपनी वैल्यू चेन को अच्छा बना के आप एक अमेजिंग बिजनेस बना सकते हैं, चाहे वो कोर्सेज का है, किसी भी प्रोडक्ट का है। अगर किसी को अपने जॉब के साथ पैशन प्रोजेक्ट्स एंड साइड हसल शुरू करने हैं, तो उनको किस टाइप का एनर्जी, कैपिटल, टाइम अपने आप को देना पड़ेगा? डिफरेंट वेंचर्स में करता गया, बट मुझे लगता है कि वो ना एक तरीके से एक्सटेंशन थी, नेचुरल एक्सटेंशन थी। तो जो मैं सीखता गया वो मैं सिखाता गया। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एजुकेटर हूँ तो मैं साथ में कुछ और तरह का बिजनेस कर लूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, राइट? मेरा बिलीफ ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अपना हार्ट एंड सोल दीजिए, राइट? इवन आप जॉब कर रहे हैं, एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन आ गई है कि जॉब करने वाला व्यक्ति ना बेकार होता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जॉब करने वाला व्यक्ति वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता। ये सब वही फेक कोर्स सेल करने वालों ने बनाई है। कह रहे जॉब कर रहे हो तुम तो बेकार हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेल्थ क्रिएशन इज वेरी सब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो साइज इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके लिए, एक आम व्यक्ति के लिए मुझे लगता है 4-5 करोड़ भी मोर देन सफिशिएंट होंगे, किसी के लिए 2 करोड़ भी मोर देन सफिशिएंट होंगे, किसी के लिए 10 करोड़ भी शायद सफिशिएंट ना हो, राइट? लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट दिखते हैं, द रिजल्ट ऑफ मोर गुड वर्क इज मोर वर्क। इट्स ओके ना, इट्स ओके। आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में ये नहीं होता है? हमारे क्लासेस में नहीं होता है द रिजल्ट ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, द रिजल्ट ऑफ गुड टीचिंग इज मोर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टीच मोर स्टूडेंट्स, राइट? तो प्लीज़ ये नेगेटिविटी जो जॉब के इर्द गिर्द बना दी गई है, हमें इसे तोड़ने की ज़रूरत है। सूनर और लेटर, आज हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, आज से थोड़े समय बाद मेंटल हेल्थ पे भी बहुत डिस्कशन होने लगेगा, और तब आपको पता चलेगा कि वो साइड हसल वर्थ थी या नहीं थी। तो मेरे थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इसके ऊपर। अच्छा, वो मुझे जल्दी क्लैरिटी आ गई थी। तो अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको ये नहीं करना है, और वो क्लैरिटी के साथ साथ अगेन अपने फाइनेंसेस भी चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो के बाद आपने क्लैरिटी देखी, अच्छा ओहो पैसे तो देखे जाएंगे, ऐसे
हैपोथेटिकली डिसीजन मत लीजिए, राइट? ये जो क्लैरिटी की आप बात कर रहे हो, ऐसा कोई फाइनेंस चेकलिस्ट है क्या कि हम डिसाइड कर पाए कि हाँ जॉब छोड़ूं कि बिजनेस शुरू करूं, तो कैसे डिसाइड करें? देखिए, जो डिसीजन है जॉब और बिजनेस का, उसमें एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और एक है कि भाई आप कितना इंक्लाइंड फील कर रहे हैं। जैसे मैं कितना इंक्लाइंड फील कर रहा था जॉब छोड़ने के लिए। मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके अभी शादी हुई है नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो या आप अकेले रह रहे हो, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो आपको कितना बफर दे सकते हैं। शादी हो गई तो आपके कितने किड्स हैं अभी, उन किड्स की एज क्या है, राइट? वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपकी करंट EMIs क्या जा रही हैं। सो इट्स नॉट अ एक्टिविटी जिसको हम ना थंब रूल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकें। यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई आपके पास कितना कुशन है, आपका इमरजेंसी फंड कितना है आपके पास, आपकी अभी तक की इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, कितने, जैसे स्टार्टअप की भाषा में बोलो तो कितना, क्या बोलते हैं, रनवे बचा है। हाँ, right? रनवे तो कितना रनवे जो आपके पास बचा हुआ है, 2 साल निकाल लेंगे, 3 साल निकाल लेंगे, ऐसे 2 महीने का ही रनवे आपके पास नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट बनाइए, उस पर सारा मटीरियल लिखिए और फिर आप ये देखिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ संभल जाएगा, 2-3 साल का रनवे आपके पास है एंड आप एक्चुअली में इंक्लाइंड है बिजनेस की तरफ, फोमो की वजह से नहीं जा रहे हैं, राइट? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जॉब छोड़ी फोमो में, फिर वापस आ गए जॉब के अंदर। देयर इज़ नो पॉइंट, राइट? अगर आप एक्चुअली में पैशनेट हैं किसी बिजनेस को लेकर और आपको दिख रहा है कि मैं इसे डे 1 या फिर मैं इसे 1 महीने में या 2 महीने में इसे मोनेटाइज कर सकता हूँ, और मैं इतना मोनेटाइज कर सकता हूँ कि ओके, मैं एक अपनी जो सैलरी मिल रही थी उसका 80% 70% तक मैं टच करा दूंगा, प्लीज़ गो फॉर इट, बढ़िया है। शार्क टैंक की क्रेज की वजह से काफ़ी लोगों ने ऐसे ही मतलब शुरू कर दिया अपना धंधा करना है। स्पीकिंग ऑफ जॉब्स, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लेड ऑफ 6,000 पीपल। AI के ज़माने में हर दूसरे दिन खबर आती है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग फायर्ड। तो लेट्स से समवन डज गेट फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, तो फाइनेंसेस के हिसाब से उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? हम ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी वर्सेस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें आप बोल रहे हो कि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बल्कि मैं बोलता हूँ कि जॉब तो जानी ही है एक दिन सबकी, सूनर और लेटर, रियलिटी चेक, या तो वॉलंटरली जानी है या आपको निकाल दिया जाएगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो सही समय तब है जब आप जॉब में है, राइट? जब आप जॉब में है, प्लीज़, जब वो मैंने बोला ना फाइनेंस के बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं तो कर लो कुछ भी, आपको आपका डिस्ट्रक्शन पक्का है, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन पक्का है। आप किसी बड़े से बड़े फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए, दे विल टीच यू अबाउट इमरजेंसी फंड। तो अब अगर किसी की जॉब गई है और उसके पास इमरजेंसी फंड है, वो खुश रहेगा कि जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड रहेगा वो उतना ज़्यादा खुश रहेगा। इमरजेंसी फंड को मैं अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो वो पैसा जब आपके ऊपर कोई आपदा है, जब आप उसको यूज़ करेंगे, वो होता है आपका इमरजेंसी फंड। तो मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉई है, उसकी जॉब अभी गई है, राइट, और उसके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा है, यानी कि उसके 6 महीने के खर्चे बिल्कुल स्मूथली निकल सकते हैं, उसे कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, कोई क्रेडिट कार्ड उसे मैक्स आउट नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया है। वो 6 महीने में नई जॉब ढूंढ सकता है, 6 महीने में अपना कोई वेंचर ऐसा एस्टैब्लिश कर सकता है जिससे वो मिनिमम अर्निंग पे आ जाए, जिससे उसका घर चल जाए। लेकिन जिसके पास नहीं है वो दिक्कत में आएगा। तो अगर आपने ड्यूरिंग द जॉब मेहनत कर रखी है, ड्यूरिंग द जॉब आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रखा है, आप फाइनेंशियली इनडिस्ट्रक्टिबल बन सकते हैं। और फाइनेंशियली इनडिस्ट्रक्टिबल बनना मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ा रोल प्ले होगा आपके बिहेवियर का। अब सवाल ये आ सकता है कि 6 महीना क्यों, 8 महीने क्यों नहीं, 2 साल क्यों नहीं? अगेन 6 महीने ना एक रूल ऑफ थंब बन गया है। आजकल इंस्टाग्राम पर रील बनाने बड़ा मजा आता है ना, ये रूल ऑफ थंब ध्यान रखिए, इतना ये 3 बातें ध्यान रखिए। आई डोंट फील अटैक्ड। अच्छा, मैंने रील देखी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थंब रूल्स ठीक है, एक व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए ठीक है, बट साथ में ज़रूर बताया जाए कि भाई कि आपको देखना पड़ेगा आपका जूता कहाँ चुभ रहा है आपको। अगर किसी की शादी नहीं हुई है ना और वो अकेला रह रहा है और उसके मम्मी पापा के पास ठीक वेल्थ है, उसके मम्मी कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, आज हमारे पास शायद 1 महीने का इमरजेंसी फंड भी बहुत है, 2 महीने का इमरजेंसी फंड भी बहुत है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मदर फादर भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके सिबलिंग्स भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैरिज भी हो गई है, बच्चे भी हैं और बहुत सारी EMI जारी है, तो उसके लिए शायद 2 साल का इमरजेंसी फंड लगेगा, राइट? सो इमरजेंसी फंड कितने मंथ का चाहिए वो आपके पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट चाहिए ये ज़रूर है। रिसेंटली मैं ट्विटर पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, खासकर जो मिड लेवल मैनेजर्स है ना, और जो अपने मिडिल एज में 40 से 45 साल की एज में, वो दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग फायर्ड, राइट? क्योंकि यंग ब्लड आ रहा है, AI भी आ रहा है जो आप बता रहे थे, और यंग ब्लड ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता है, एंड कम प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली आ रहा है। तो एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, राजीव तलरेजा जी थे शायद जिनका पोस्ट था, कि दीज पीपल आर
पेरोल कोलेस्ट्रॉल, दे आर लाइक कोलेस्ट्रॉल ऑन दी पेरोल, वो जमे जा रहे हैं वहाँ पे एंड उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। प्लीज़ इससे कोई ऑफेंड मत होइएगा, मेरे वर्ड्स नहीं है ये, राइट। सो आप सोचिए, किसी व्यक्ति के पास एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया मेडिकल इंश्योरेंस था, वो जॉब से निकल गया, 6 महीने के लिए वो अनकवर्ड है। जब तक उसकी जॉब नहीं लग रही, मैं मान रहा हूँ 6 महीने उसकी जॉब नहीं लगी, तो वो अनकवर्ड घूम रहा है। अनकवर्ड घूम रहा है मतलब अब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसे बोलते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े या कड़की में आटा गीला होना, ये 2 हिंदी के जो मुहावरे हैं कि एक तो जॉब नहीं है, दूसरा आपके पास मेडिकल कवर भी नहीं है, राइट। तो अपना मेडिकल कवर हो, अपना इमरजेंसी फंड हो, अपना टर्म इंश्योरेंस हो, यू आर गुड टू गो। आप झेल जाएंगे बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल आपदा को। राइट, इमरजेंसी फंड में भी कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। आपको क्या लगता है कि लोन्स किसी की लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? किस टाइप के लोन्स लोगों के लिए एक्चुअली यूजफुल हो सकते हैं? मैं बहुत अगेंस्ट हूँ लोन्स के, राइट, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 लोन्स ऐसे, 2 लोन्स मेरे माइंड में आते हैं, या तीसरा लोन में बता दूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 इज़, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं, राइट। अगेन, घर खरीदना है नहीं खरीदना है वो एक अलग फाइट है, कब खरीदना है एक अलग फाइट है, कौन सा खरीदना है वो एक अलग फाइट है, बट उसमें आप लोन क्यों यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, राइट। सिंपली मतलब अगर आपके पास अपना पैसा भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिलता है, आप उस पैसे से जो है अपना घर खरीद सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय क्रेडिट लाइन एट अ वेरी लो कॉस्ट, राइट। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं साथ साथ। ऐसा भी कहा जाता है, ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, कि जब आप कोई जगह खरीद रहे हो, लोन ले लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, कुछ चेक नहीं होता। जहाँ कुछ गड़बड़ होनी है ना रियल एस्टेट में, वहाँ होके रहेगी वो, राइट। बैंक एक बेसिक स्क्रूटनी ज़रूर कर लेता है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ हो नहीं सकता रियल एस्टेट में। ये बात मैं स्पेसिफिकली नोट करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वी परचेज प्लॉट ऑफ लैंड और हमने लोन लिया उस पर, यही इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि एक तो कम रेट पे मिल रहा है, दूसरा थॉट प्रोसेस ये था कि चलो बैंक एक बार स्क्रूटनी भी कर लेगा। तो स्क्रूटनी के बाद भी उसमें कुछ लैक्यूनास निकल के आए उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा एक लोन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर योर हायर एजुकेशन आपको अगर लोन लेना पड़ रहा है, यू कैन गो फॉर इट। ऑब्वियसली थोड़ी कैलकुलेशन करके कि आप इस एजुकेशन के बाद आपकी कहाँ जॉब लगेगी, किस तरह के आपके पैकेजेस होने वाले हैं एंड कितने समय में आप इसको रीपे कर पाएंगे। टैक्स बेनिफिट भी होता है एजुकेशन लोन के अंदर। सेक्शन 80E है जो आपको जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका बेनिफिट देता है आपको। होम लोन पे जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका बेनिफिट देता है आपको। तीसरा लोन जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है बिजनेस लोन। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको वर्किंग कैपिटल की नीड हो सकती है, जेन्युइन नीड हो सकती है आपको, तो आप बिजनेस लोन भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट ये सारी बातें ध्यान में रखें, पेइंग कैपेसिटी को अपने ध्यान में रखें। हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को खत्म होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ लोन्स। डेट की जो इंटरेस्ट है ना उसकी एक खास बात है, कुछ भी रुक जाए इंटरेस्ट नहीं रुकता है, वो दिन रात 24/7/365 वो रन करता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड में सबके रेवेन्यूज रुक गए लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं रुका, वो इंटरेस्ट चलता ही रहा। तो लोन लीजिए, अपने कैपेसिटी को देखते हुए लोन लीजिए। अगेन मैं तो बोलता हूँ कि फाइनेंस वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करने वाला बंदा चाहिए। होम लोन को लेके आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके काफ़ी नेगोशिएशन कर सकते हैं। मैंने जब होम लोन लिया था तो मैं उनके पास एक बार पहुंच गया, भाई रेट कम करो, कुछ तो कम करो। तो उन्होंने कोई 2-3 हज़ार रुपये की फीस ली और उन्होंने मुझे नए रेट पे शिफ्ट कर दिया, राइट। एंड अभी भी जैसे रेट में चेंजेस हुए हैं तो अब तो मेरे ख्याल से बैंक ऑटोमेटिकली कर देते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद आपकी EMI सेम रखते हैं और आपका टेन्योर घटा देते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें थोड़ी सी नज़र बना के रखिए इन चीज़ों के ऊपर। एंड जिस लोन से आपको बचना चाहिए, क्या नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कार्ड, वो तो मतलब 45% एनुअल इंटरेस्ट होता है। दो धारी तलवार है वो। अगर आपके ऊपर एक बार क्रेडिट कार्ड का डेट चढ़ गया, देयर आर हाई चांसेस आप उसे कभी चुकाएंगे नहीं। आप उसे डिस्प्यूट में ले जाएंगे, पे नहीं करेंगे, आपका सिबिल बेकार होगा, आपको आगे कोई लोन नहीं मिलेगा। एंड जो आपके साथ वो बदसलूकी करेंगे कॉल करके आपके घर पहुंच के, वो अलग है, राइट। तो आपको क्रेडिट कार्ड का लोन बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी हाल में नहीं लेना है, बचना है उससे। वो कितना ही जीरो कॉस्ट EMI करते रहें। मिनिमम अमाउंट ड्यू, यस मिनिमम अमाउंट ड्यू तो छल है, उसे तो फाइनेंस के शास्त्रों में छल कह देना चाहिए, राइट। स्कैम है वो। तो आपने इस लोन से बचना है। आपने भी जैसे बताया ना कि 45% का इंटरेस्ट लगता है, मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, उस पर GST भी लगता है। यानी यू हैव टू पे 45% इंटरेस्ट प्लस 18% GST। और किसी तरह के इंटरेस्ट में पूरे हिंदुस्तान में कभी GST नहीं लगेगा। आप बैंक से हाउसिंग लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, देयर इज नो GST, राइट। आप बैंक में FD कराएंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, देयर इज नो GST। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे देयर इज GST, 18% GST। सरकार कहती है जब इतना इंटरेस्ट दे रहा है तो थोड़ा हम भी कमा लें भाई इसमें से। डैम, ये तो मुझे नहीं पता था। आई गेस लोन्स को भी यूज करना स्मार्टली भी एक आर्ट है ऑफ इट्स ओन। लेट्स से समवन इज अ सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी तनख्वाह करीब 18 लाख रुपए पर एनम है, वो लोग टैक्स स्मार्टली कैसे सेव कर सकते हैं, बोथ इनकम टैक्स एंड टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स? देखिए, इनकम टैक्स में तो अगर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर से अच्छी जान पहचान है,
यानी दोनों कंफर्टेबल हैं। सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सैलरी इस तरीके से डिज़ाइन की जा सकती है कि उसमें बहुत सारे अलाउंसेस, में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सारे अलाउंसेस परक्विजिट ऐसे ऐड किए जाते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। यानी वो बेनिफिट मिल भी जाएगा, एम्प्लॉय को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म अलाउंस, राइट। अब यूनिफॉर्म अलाउंस की एक लिमिट है कि वो कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा, इसमें ये भी एक फैक्टर आ जाएगा, वो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम वाला, वो भी डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि HRA है, पुराने ज़माने में HRA बहुत ज़्यादा चलता था, पुराने मतलब ओल्ड रिजीम में। तो ये वो अलाउंसेस हैं जहाँ पे ना एम्प्लॉयर अगर कंफर्टेबल है तो वो एक अच्छा प्लान बना सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन इसमें बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है हर एम्प्लॉय के लिए, एंड वो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयर उस डिटेल में जाना नहीं चाहता है कि इस टैक्स बचाऊँ या ये सब चीज़ें। तो बहुत कम एवेन्यूज़ हैं सैलरी वालों के पास टैक्स बचाने के। मेरे को जीरो नॉलेज है NPS की, मैं पहले ही यहाँ पे ये बता दूँ कि आप कोई सवाल पूछो मुझसे, मुझे जीरो नॉलेज है, मैंने ₹1 भी NPS में नहीं डाला है। तो एक NPS शायद एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है। कमिंग टू कैपिटल गेन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये अगर मतलब कैपिटल गेन्स ना, बहुत सारे तो नॉर्मल सेक्शंस हैं, जैसे कि 54 है, घर बेच के आप घर खरीद लेते हो तो आपका टैक्स बच सकता है। 54 EC है, आप अदर देन हाउस प्रॉपर्टी बेच के कुछ और, जैसे आपका स्टॉक है या फिर आपके गोल्ड है आपने बेचा, उसका कैपिटल गेन होता है, आप उसको बेच के अगर घर खरीद लेते हो तो आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, राइट। 54F भी है हमारे पास एक। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, एटलीस्ट 54, 54 EC, 54F, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति पढ़े जो घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका टैक्स बचाने के अंदर। एंड एक तरीका मैं आपको बताता हूँ टैक्स बचाने का, ये कम लोगों को समझ आएगा, फुल ट्रोल करेंगे, राइट। लेकिन मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। ओके, कांट वेट, बताओ। अब आप ये समझो, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मेरा 30 करोड़ का पोर्टफोलियो है, राइट। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 30 करोड़ रुपीज़ मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखे होते, डायरेक्ट स्टॉक्स में। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरे पास एक स्टॉक है, अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ITC, राइट। मैंने कोविड के टाइम पे उसको खरीदा था, मेरा एवरेज प्राइस 160 या 170 के आसपास का है। अब वो 500 भी गया, उसके बाद वो डीमर्ज भी हो गया, होटल भी आ गया। मेरे पास आज तक उस स्टॉक ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुका है वो मुझे अभी तक, राइट। 2 मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास 30 करोड़ के डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, उन डायरेक्ट स्टॉक्स पे मुझे सिर्फ 1% डिविडेंड मिलता है, 1%। 30 करोड़ का 1% इज 30 लाख। अब क्या होगा, 1% डिविडेंड आया मेरे पास, मैं रोऊं या हंसूं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? क्योंकि ये जो 30 लाख का डिविडेंड आया है, दिस इज टैक्सेबल इन माई हैंड्स एट माई स्लैब रेट्स। यानी मेरे केस में ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल होगा। आप लगा लीजिए 35% के आसपास पे मुझे टैक्स देना है डिविडेंड पे, राइट। अब रिवर्स करते हैं सिचुएशन को। 30 करोड़ का मेरे पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मेरे को उस 30 करोड़ के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अल्टीमेटली स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है वो, राइट। डिविडेंड आता होगा क्या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? वो मिलता है म्यूचुअल फंड कंपनी को और वो री इन्वेस्ट हो जाता है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक से डिविडेंड आता है और वो फिर आगे क्या होता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। क्या उस डिविडेंड पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो। ओके, ये ऐसा पॉइंट है, अभी हम ब्लेस्ड हैं इस बात को लेके, किसी भी साल कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है। मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे ईयरली अगर मुझे डिविडेंड जो जनरेट हो रहा है मेरे स्टॉक्स पे, वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी टैक्स, 0%। यस। अभी उस पर मैं बता रहा हूँ ना, पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो। अब लोग बोलेंगे उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी तो टैक्स देती होगी, AMC तो टैक्स देती होगी। आंसर इज नो। उस पर AMC भी टैक्स नहीं देती, उस पर मैं भी टैक्स नहीं देता। वो पैसा मेरे अकाउंट तक ही नहीं पहुंचता, वो चुपचाप मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट होता है और री इन्वेस्ट होकर मुझे फिर उस पर रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अगर मैं 20 साल एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रहना चाहता हूँ, वाई इंडेक्स फंड्स आर गुड, वाई आई स्टिल एडवाइस पीपल फॉर इंडेक्स फंड, के आपके पोर्टफोलियो में जरूर इंडेक्स फंड होना चाहिए। इंडेक्स फंड गिव्स यू uninterrupted deferment of tax. Index fund gives you uninterrupted compounding. 2 चीजें, uninterrupted compounding सबको पता है, लेकिन uninterrupted deferment of tax नहीं पता। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें? मान लो आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप उसे 4-5 साल बाद बेचना चाहोगे, 7-8 साल बाद बेचना चाहोगे। इंडेक्स फंड को बेचने की क्या जरूरत है? इंडेक्स फंड तो वैसे रहेगा जैसा था, तो आपको अनइंटरप्टेड डेफरमेंट मिलती है। इवन अगर एक्टिव फंड की बात कर लूँ, मैं अपने 30 CR की अगर बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे 20 साल तक डेफर करता रहता हूँ। आपको पता है मैंने क्या किया? हर साल लगभग 30 लाख, और हर साल मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूँ 10% से, यानी कि पहले साल 30 लाख, अगले साल 33 लाख, इतने अमाउंट में टैक्स को डेफर करता रहा 20 साल तक। जस्ट थिंक ओवर इट। इससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं हो सकती म्यूचुअल फंड्स में। इसके आगे का भी एक पॉइंट है, वो मैं एक क्वेश्चन मार्क बना के रखना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा सोचें कि इसका एक और बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है इस टैक्स डेफरमेंट का, और कमेंट्स में लोग बताएं कि क्या फायदा होता है। सोशल मीडिया पे वही बोला जाता है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। काम की बात बोलो तो लोग कहते हैं बोरिंग,
राइट। एंड इसको मैं इन्वेस्टिंग से अगर कनेक्ट करूं, आप अपनी इन्वेस्टिंग को जितना बोरिंग बनाएंगे ना, आप उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। कभी कभी मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसान स्टॉक में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, राइट। अब यहाँ पे मैं पहले से बताता हूँ कमेंट्स में क्या आने वाला है, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया ऑडियंस का कि ये खुद स्टॉक चूज नहीं कर सकता ना, इसलिए लोगों को म्यूचुअल फंड की तरफ भेज रहा है। तो बात ऐसी है भाई, मैं स्टॉक्स चूज कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? मेरे पास और अच्छी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं हर क्वार्टर में 30 कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ूं, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा कम से कम 30 कंपनीज उसके अंदर रखूंगा। आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ, राइट। एंड जब मैंने अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कंपेयर किया, दोनों को मैंने XIR देखा पोर्टफोलियो लेवल पे, ऑलमोस्ट सेम था। 19-20 का ही फर्क होगा। यस, ऑलमोस्ट सेम था। एंड प्लीज मुझे वो इन्वेस्टर्स दिखाइए ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स दिखाइए जो पिछले 8-10 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक इंडस्ट्री लीडिंग म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में। दिखाइए मुझे वो इन्वेस्टर्स। खुद स्टॉक चूज करना जब आपको नहीं आता, वो ऐसा ही है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं अपने हार्ट का ऑपरेशन खुद कर लूंगा। इस थॉट को देखिए कितना ब्यूटीफुल थॉट है। आई हैव हायर्ड मिस्टर राजीव ठक्कर एंड एस नरेन टू इन्वेस्ट माई मनी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इनसे बड़े मैनेजर, फंड मैनेजर्स कहाँ मिलेंगे? मैंने हायर्ड वर्ड इसलिए यूज किया, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, बट काइंड ऑफ दे आर वर्किंग फॉर मी ना। दे आर फाइंडिंग द बेस्ट कंपनीज ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज PPFS ऑल्सो इन्वेस्टेड इन US। पूरा दिन वो वही कर रहे हैं। एंड सेकंड क्रिटिसिज्म क्या मिलता है? एक्सपेंस रेशियो, वो तो आपके पैसों पे अमीर हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? अगर कोई मेरे फंड्स मैनेज कर रहा है, मेरे को ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है, आई एम हैप्पी पेइंग हिम। तो ये तो आप गलत कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपसे कमीशन लेते हैं। लेंगे, उनका मेहनत कर रहे हैं, कमीशन बिल्कुल बनती, क्यों नहीं बनती? राइट। एंड डिविडेंड से जुड़ा तो आपने बहुत ही क्रेजी हैक बताया, लोगों को होमवर्क भी मिल गया। दो हैक और है मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आगे बताऊंगा। डन। एंड लेट्स मूव टू अनदर एसेट क्लास जो है रियल एस्टेट। आपके अकॉर्डिंग किस एज के बाद किसी को घर खरीदना चाहिए? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल ये रेंट वर्सेस बाय डिबेट वापस आ गया है। देखो, मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहा था। मैं रेंट पे बहुत रहा हूँ, बहुत मैंने रेंट पे जो है फ्लैट्स बदले हैं। मैं अपनी फैमिली में बदनाम हो गया था, तो 1 साल से ज़्यादा कहीं रुकता ही नहीं है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल यहाँ है। और 2 सोसाइटीज़ थी, मैं उन्हीं में घूमता रहता था। आज इसके टावर 3 में, आज इसके टावर 1 में। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उस फेज़ को भी। एंड बड़ा लाइट फील होता था। अच्छा, ये घर अच्छा नहीं लग रहा, उस वाले में चल दो। ये घर अच्छा नहीं लग रहा, उस वाले में चल दो। 2022 एंड में मैंने 2 फ्लैट्स अपने लिए बाय करे। मतलब दोनों में मैंने अपना रेजिडेंस जो है वो बनाया। एक में थोड़ा रेजिडेंस के साथ वर्क फ्रॉम होम वाला भी रखा और एक कंप्लीटली मैंने अपना रेजिडेंस बनाया। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि वो अच्छा डिसीजन रहा। ऑब्वियसली मॉनिटरली तो पता नहीं रियल स्टेट में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है रॉकेट बना हुआ है इस समय रियल स्टेट। आई हैव नो आइडिया, मतलब मैं रियल स्टेट एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बताई हुई किसी भी बात पे आप कोई एक्शन ना ले, मैं फुल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने एक अपार्टमेंट वहाँ पे बाय किया था, अराउंड सब कुछ लगा के, सारी स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह लगा के, इट वाज अराउंड 3.2 CR के आसपास का। अभी 2022 एंड में मैंने बाय किया था, एंड अभी वो 6.5 CR की डिमांड आती है उसकी, 6.5 करोड़ का बिक जाएगा। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अगर किसी को गाइड करना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने करियर के इनिशियल फेज में बहुत जल्दी में डिसीजन मत लीजिए घर खरीदना है या नहीं खरीदना है। वेट कीजिए, आपका करियर आपको कहीं भी ले जा सकता है। फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मेरा ये फ्लैट्स जिस जगह मैंने लिए, लेने का पर्पस यही था कि मेरे बच्चों का स्कूल वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं चाहता था मेरे बच्चों का टाइम बचे, राइट। और अब मुझे पता है कि मेरी छोटी डॉटर ने तब एडमिशन लिया ही था स्कूल में, तो आई वाज श्योर कि अगले 15 साल तो मुझे इसी के पास रहना है, इसी स्कूल के पास रहना है। तब तक आप इन्वेस्ट करते रहिए, कॉर्पस तैयार करते रहिए। घर के लिए आप अलग से एक फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी दिक्कत है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो फाइनेंशियल गोल्स बना रहे हैं ना, रियल एस्टेट का प्राइसिंग उससे बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि क्या आप मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं, उनका घर है या नहीं है। जब आपके पास एक एंकर पॉइंट हो, देन आप डिसाइड कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ किड्स, अभी क्या हो रहा है ना, यूजुअली इन्फ्लेशन तो 6% के अराउंड मान के चलते हैं लोग, लेकिन एडुकेशन इन्फ्लेशन इज अराउंड 8 to 12%। तो यंग पेरेंट्स को चिल्ड्रन की एडुकेशन कैसे प्लान करनी चाहिए फाइनेंस पर्सपेक्टिव से, एंड आप कैसे प्लान कर रहे हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो सबसे बोलना चाहूँगा कि भाई जाग जाओ। सब सोए हुए हैं और उनको नहीं एहसास है कि 8 से 12% क्या कमाल करने वाला है। आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितना बड़ा होने वाला है। बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, ग्रो की वेबसाइट भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। प्ले विद देम कि आज अगर 20 लाख का खर्चा हो रहा है तो आज से 20 साल बाद 8% के इन्फ्लेशन पे कितना खर्चा होगा। फिर उन नंबर्स के लिए प्लानिंग करो कि अच्छा, मान लीजिए वो, मैं एक रैंडम फिगर बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है आज से 20 साल बाद। वो आप प्लान आउट कीजिए कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने हैं गोल तक पहुंचने के लिए। आप 100% एक्यूरेसी से नहीं कर पाएंगे, एंड बिलीव मी 100% एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं। एक गोल तो बनाना पड़ेगा, एक आसपास वाला गोल बनाना पड़ेगा। आपको रैंडमनेस को ध्यान में रखते हुए एक फिगर तक पहुंचना पड़ेगा। दिस इज द फिगर जो मुझे उस समय चाहिए होगा। लगभग 2 करोड़ की जगह
1 करोड़ 80 लाख हो सकता है, 2 करोड़ 20 लाख हो सकता है। एंड फिर आपको उसको अचीव करने का एक प्लान बनाना है और फिर उस प्लान पे आपने एक्ट करना है। एंड 8 से 12%, बिलीव मी आप कम बोल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा पेस से बढ़ सकती है ये। एक मेडिकल इन्फ्लेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14% से बढ़ रही 14% है। है। और एक आपकी एजुकेशन इन्फ्लेशन, आप सीधा 12% मान के चलिए। पर्सनल फाइनेंस में कंजर्वेटिज्म का बहुत बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप इन्फ्लेशन रखें, थोड़ा हाई नंबर पे रखें, और जब भी आप रिटर्न रखें, आपको पता है, मैं जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा होता हूँ, मैं लोगों के दिल तोड़ देता हूँ ये बोल के कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे जो आपका इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो होगा, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 10.80%। दिल टूट जाता है लोगों का। वो कहते हैं अरे सब बेकार है जीवन, हम तो सोच के आए थे 18% कमाएंगे, 22% कमाएंगे, हमें हमारे यहाँ तो स्कीम चल रही है 6% महीने का दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये माइंडसेट बदलना चाहता हूँ लोगों का कि 6% महीने का अगर आपको किसी ने बोला है ना, स्टेप 1 भागो वहां से। ये स्कैम अलर्ट नहीं है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस, मैं सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। मैं 1-2 शेर वगैरह बोल देता हूँ यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो लाइन। एक है कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो ऐसी इक्विटी है कि रोज गाली देते हैं उठ के स्टॉक मार्केट को, फिर रोज इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उसके अंदर। आप अगर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे ना, एक्चुअली लोग क्या देखते हैं, अपसाइड देखते हैं कि अच्छा 18% रिटर्न मिलता है, ये मिलता है। भाई इक्विटी बहुत साल तक म्यूटेड भी रह सकती है, इक्विटी आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है। देयर शुड ऑलवेज बी अ पोर्शन ऑफ डेट और आर्बिट्राज फंड, इन माय केस, इन योर पोर्टफोलियो। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और डेट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। बहुत लंबा डिस्कशन है, बट मैं एक बार इसका हिंट दे देता हूँ, अगर लोग सुनना चाहें तो बता सकते हैं कॉमेंट में और डिटेल में। जब हम लोग कॉर्पस बना के उससे विड्रॉल कर रहे होते हैं ना, तब भी हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि मैंने कॉर्पस बना लिया 5 करोड़ का, अब मैं उस पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे उस पर 18% का रिटर्न मिलेगा, मुझे उस पर 15% का रिटर्न मिलेगा ईयर ऑन ईयर। मेरे हिसाब से आपके उस कॉर्पस में डेट जरूर होना चाहिए। आप उस पूरे कॉर्पस को अगर इक्विटी में रख रहे हैं, देयर इज अ रिस्क विच इज सीक्वेंस रिटर्न रिस्क। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था। वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, इनिशियल 2-3 ईयर्स में अगर इक्विटी गिरी ना, आपका वो पोर्टफोलियो आपको कभी भी रिटायरमेंट तक नहीं चल पाएगा। और आपको नहीं पता ना, आप नहीं बोल सकते ना कि अगले 3 साल में इक्विटी बढ़ेगी या घटेगी। मान लीजिए आप 5 करोड़ बना के तैयार हुए और पहले ही साल में 20% मार्केट गिर गया, करेक्ट, आपका अराउंड 1 करोड़ वाइप आउट हो गया। अब आपके पास 4 करोड़ ही है। आपने जो कैलकुलेशन 5 करोड़ के हिसाब से करी थी अगले 30 साल जिंदा रहने के लिए कि मैं रिटायरमेंट में इससे एंजॉय करूंगा, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको देखनी है कि डेट को इग्नोर ना करें। डेट इज नॉट बैड, FDs आर नॉट बैड, उनका अपना रोल है, उनको वो रोल प्ले करने दीजिए। आपके ही चैनल पे मैं जब एक होस्ट होता था, मैंने सौरभ मुखर्जी के साथ जो एक पॉडकास्ट किया था मार्केट की बात में, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि FD से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो 12% देगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है ना। FD अपना रोल प्ले करेंगी, इक्विटी अपना रोल प्ले करेगी। FD इज लाइक, उन्होंने बोला था, अगर आप FD से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको 12% देगी और आपको रिटायरमेंट करवा देगी, तो आप एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सुपरमैन और स्पाइडरमैन का रोल प्ले करेंगे और शहर को बचा लेंगे बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े दुश्मनों से। तो ये बात आपको समझनी है कि FD का अपना, डेट का अपना रोल है, इसे इग्नोर मत कीजिए। राइट, मेक सेंस। एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर 2025 में एज ऑफ टुडे किसी को फाइनेंस के बारे में सीखना है, तो कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप रेकमेंड करोगे? मैं अगर शुरुआत करूं, I will go for books. Books are the ultimate repository of the wisdom of centuries. भगवान के लिए इसे AI की मदद से मत पढ़िए। बुक की PDF ढूंढी, डाल दिया आपने भाई चैट GPT में, समरी बता दे, प्लीज। नहीं आएगी आपको, फील नहीं मिलेगी आपको वो लर्निंग। आप हर काम तेजी में करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से आपका हर काम डिले होता जा रहा है। एंड अच्छे पॉडकास्ट हैं। अब अच्छे पॉडकास्ट से मेरा मतलब क्या है? अगेन, मैं इंडिया बेस्ड पॉडकास्ट तो बहुत ही कम सुन पाता हूँ। कहीं भूत की बात हो रही है, कहीं प्रेत की बात हो रही है, कहीं आत्मा की बात हो रही है, कहीं, तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती। बट यस, छुपे हुए हैं जेम्स कहीं कहीं पे। वो जेम्स अगर आप निकाल सकते हैं, सुनिए। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि बुक्स के साथ भी और इवन पॉडकास्ट के साथ भी या किसी भी रिसोर्स के साथ जब आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी अ एक्टिव लर्नर। अभी एक्टिव लर्नर क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और उस बुक के मैं फर्स्ट चैप्टर, पहले 15 पेज पढ़े मैंने, लेकिन वो 15 पेज मैंने 15 बार पढ़ लिए हैं। उसके प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ साथ में हमेशा नोट्स जरूर बनाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वॉइस नोट्स। और मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ? एक सेक्शन है व्हाट आई हैव लर्नड, हाउ आई कैन अप्लाई दिस। तो ये मेरी बहुत गंदी हैबिट है, इसकी वजह से बहुत स्लो पढ़ पाता हूँ। नो, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड वे टू लर्न, बिकॉज फिर ही रजिस्टर होता है। Yes. मतलब मसल मेमोरी बनती है फिर। यस, तभी मसल मेमोरी बनती है। और एक मैं चीज़ और भी करता हूँ, मैं तो टीचर हूँ ना, मेरे पास रेडी ऑडियंस है विद ऑल द ड्यू क्रेडिट्स। मैं वही बात जाके बोल भी देता हूँ। कोई पॉडकास्ट या बुक्स जो आप रेकमेंड करोगे व्यूअर्स के लिए? बुक्स में डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा। फर्स्ट बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल, वो तो मेरी गो टू बुक है। सेकेंड बुक सेम एज एवर, अगेन बाय मॉर्गन हाउसल। Third book is Seeking Wisdom by Peter Bevlin, if I'm not wrong. Fourth book again by Peter Bevlin, that is
ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नॉट गो देयर, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। ये टाइटल है? हाँ, ये टाइटल ओह, काफी खतरनाक तो टाइटल। चार्ली मंगर की सही है बेसिकली, उस पे टाइटल बना हुआ है। एंड दिस इज अगेन विजडम फ्रॉम मंगर एंड वॉरेन बफे। आप ये 4 बुक पढ़िए एंड सीकिंग विजडम को सबसे लास्ट में उठाइएगा। सीकिंग विजडम थोड़ा ओवरवेलमिंग और बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। जनरली लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बट आई एम श्योर वो किसी को समझ नहीं आती है। बहुत डेंस है वो बुक। बहुत डेंस है, प्लस जिस जमाने में वो लिखी गई उस जमाने की लिखावट और लिखने का स्टाइल, प्लस जो उसमें डेटा पॉइंट्स यूज हुए वो सारे उस जमाने के और यूएस बेस्ड ज्यादा है। उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर नंबर 8 पढ़िए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मिस्टर मार्केट से डील करता है, कमाल का चैप्टर है। दोबारा पढ़िए, उसके बारे में लिखिए, बहुत मजा आएगा। एक बुक और है रिचर वाइजर हैप्पियर बाय विलियम ग्रीन्स, आई होप मैं उनका नाम से ले रहा हूँ। इस बुक में आपको डिफरेंट इन्वेस्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा। जॉन टेम्पल्टन, हावर्ड मार्क्स एंड देन वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, मुनीश पबराय, एक दो और अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेफिनेटली ये बुक्स आप पढ़िए, इनको अपने साथ रखिए हमेशा। एंड लेटर्स टू द शेयर होल्डर बाय वॉरेन बफे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग है। अमेजॉन के जो लेटर्स टू द शेयर होल्डर हैं वो भी बहुत अमेजिंग है। आई थिंक ये बुक शुरू कीजिए, आप इन्हीं को खत्म नहीं कर पाएंगे और इन्हीं से आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा, आपका बिहेवियर मैनेज होना शुरू हो जाएगा इन इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। वाओ, ये मेरे टू रीड लिस्ट में अब एंटर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नीरज, दिस वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अपने दिल की बातें अनस्क्रिप्टेड कहने का मौका मिला। एंड जब भी मैं पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ, पता नहीं मुझे बहुत पैशनेट फील होता है। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग ना कुछ सीखें और सीख के उसे अगेन अप्लाई ज़रूर करें, अदरवाइज हमारी और आपकी जो मेहनत है, जो समय हमने यहाँ पे लगाया, वो सब बेकार हो जाएगा। तो ऑडियंस से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी सीखा उसे ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू। तो इस एपिसोड में हमने बहुत सारा ग्राउंड कवर किया। नीरज की 30 करोड़ पोर्टफोलियो का फुल डीप डाइव तो किया ही है, साथ में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, क्रेडिट कार्ड 101, टैक्स प्लानिंग, वी कवर्ड अ होल लॉट मोर। तो आपका सबसे फेवरेट टेक अवे कौन सा था? कमेंट्स में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.